साउंड इसका ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, थोड़ा कम लग रहा है। आवाज आप लोगों को आ रही है या धीमा लग रहा है मुझे? थोड़ा तेज करिए, नहीं तो चीखना पड़ेगा। यही वाला बैकग्राउंड, हाँ ठीक है। हाँ आवाज आ रही है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाइए, हल्ला मत करिएगा, ठीक है। आज बन ही नहीं रहा। कितने बजे से आप लोग आए हैं? सभी लोग कितने बजे से आए हैं आप सब? अच्छा हाँ जी, सुन लीजिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी 67th पीटी की तैयारी कर रहे हैं आप सब, तो आप सबको ही पता होगा कि अगर आप बिहार ठीक से नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आपका क्या होता है कि आप इनकम आउट ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। थोड़ा वॉल्यूम प्लीज इसका बढ़ा दें आप, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। आप सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? वैसे तो मेरी आवाज वैसे तेज है। हाँ क्या, थोड़ा तेज करवा देना, थोड़ा तेज कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। तो 67, देखिए आप लोग अगर बात की जाए यहाँ पर कि आप सभी यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं, स्पेशल आप लोग का टारगेट क्या है? 67th पीटी, यानी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आपको पढ़ना क्या है? बिहार स्पेशल। सीधी सी बात है, इसमें से कौन से ऐसे लोग जो फ्रेशर बहुत बिल्कुल पहली बार एकदम तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, यू ऑल आर फ्रेशर, कभी इसके पहले आज तक बीपीएससी नहीं दिया है? अच्छा, सुने भी नहीं थे, तो ये अचानक से सुन कैसे लिए आप सब? हाँ क्या कह रहे हैं? कोई भी कंपटीशन नहीं था, बहुत अच्छी बात है, एकदम मींस कोरे कागज हैं अभी आप लोग, है ना? इस पर कहीं भी कोई राइटिंग अभी नहीं हुई है, तो बहुत अच्छी बात है क्या? देखिए ऐसी कंडीशन में होता है क्या, अभी मैं हाल फिलहाल अभी पटना, एक मिनट शांत हो जाइए, अभी मैं हाल फिलहाल पटना से भी क्लासेस मेंस की लेकर गई, वहां भी बच्चे बहुत सारे ऐसे बहुत फ्रेशर भी मिले, और प्राउड तो यही होता है, बिहार के ही सारे। तो अब जो बीपीएससी के लिए रुझान देखने को मिल रहा है, जो पहले नहीं था, अब बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं स्टूडेंट, स्पेशली लड़कियां। मैं आपको बताऊंगी, मेरी क्लासेस में गर्ल्स इतनी ज्यादा थी, तो आजकल लड़कियों के रिजर्वेशन का भी फायदा भी हो रहा है, यहाँ पे इसका बेनिफिट हो गया। और गर्ल्स, यहाँ एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, आप लोगों से ज्यादा मेहनती भी हैं। मतलब मैंने मेंस के बैच में भी देखा है कि गर्ल्स जो है वो लास्ट तक बनी रहती है। समटाइम लड़के क्या हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चले भी जाते हैं, बट गर्ल्स का रिजल्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, ठीक है? तो जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, ये तो मान के चलिए कि इनके ज्यादा चांसेस हैं, आप तो सेलेक्ट होंगे ही, इनके चांसेस क्या है? ज्यादा है ना? 100 में ये मान लीजिए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या क्या नहीं गिरा नहीं रहे मैं आप लोगों को, देखिए कम है ये, आप समझिए, इनको मोटिवेट करना जरूरी है, आप तो बने रहेंगे, ये बहुत कम है, इनके लिए जरूरी क्या है कि इनका मोटिवेशन हो। समझ में आई बात? नहीं नहीं, ठीक है, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ सुनिए, मैं ये कहती कि देखिए इनका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि बॉयज में भी देखिए है क्या कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग भी मेहनती हैं, बट समस्या कहाँ पर आती है? समस्या ये आती है कि कई बार जो अभी जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आप उससे ज्यादा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। बॉयज में ये इम्पैक्ट मैंने देखा है, स्पेशली मेंस की क्लासेस में। तो आप ही लोग पीटी पास करके कहाँ जाएंगे? मेंस तक जाएंगे। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं आप सबसे एक बात यहाँ जरूर कहूंगी कि आप सब क्या करिए, यहाँ पर एटलीस्ट अपने आप को बिना किसी विचारधारा के, बिना बायस्ड हुए तैयारी करिए, क्लास के बाहर जो करना है करिए, ठीक है? लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड दिस थिंग्स और क्या चल रहा है, अभी आपकी कंडीशन यही है कि आपको अपने आप को क्या करना है? एस्टेब्लिश करना है, अपने स्टेटस को ऊंचा करने के लिए ना आप यहाँ बैठे हैं। इस मीन्स कि अभी वैसी कंडीशन में नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा कहें कि हाँ भाई मैं एक एक स्टेटस होल्ड कर रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी चाह रहे हैं कि हमारी स्थिति अच्छी हो। जिस दिन आप अधिकारी बनेंगे उस दिन क्या हो जाएगा? अचानक से रुतबा भी बदलेगा, नाम भी बदलेगा और घर भी बदल जाएगा। सबसे पहले घर बदलता है, होता है ना? जैसे ही सिलेक्टेड होंगे क्या होगा? घर बनेगा। उस एरिया में सबसे अच्छा घर किसका होगा? आप ही का होगा, होता है ना? ये इनफैक्ट मैं बता दूं, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो इतिहास गवाह रहा है कि जब भी यानी ब्रिटिशर्स भी आए हैं या जो भी राजे रजवाड़े रहे, इनफैक्ट आप सब राजस्थान भी गए होंगे। देखिए मेरी क्लास में ना बस एक काम आप लोग कर सकते हैं, प्लीज तो करिए, बात मत करिएगा, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, या क्योंकि उससे क्या होता है, टीचर का भी कंसंट्रेशन क्या होता है, भंग होता है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, डोंट माइंड, इसके लिए बुरा नहीं मानेंगे आप, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट तो कर सकते हैं। बात करने के लिए इसके बाद भी बाहर निकलिए, फिर बात करिए, मना किसने किया है? ठीक है,
तो मैं इस मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि क्लास में गप करिए, जो मैं हूँ आपसे बात करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए कि हाँ मैम ये दिक्कत हो रही है। मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, टाइम भी मिल गया है आप लोगों को, और चूंकि आप सभी के सभी क्या है, यू ऑल आर फ्रेशर, तो ट्राई करिए, कोशिश करिए कि जितना बेहतर हम तैयारी कर सकते हैं। लास्ट बैच जो मैंने पढ़ाया, जिसमें पूरा बिहार स्पेशल मैंने ही करवाया था और सारे हिस्ट्री का भी मैंने ही सेक्शन करवाया था, उस बैच के बच्चे इतने ज्यादा कंटिन्यूटी, यानी देखिए है क्या, कमजोर होना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है, कामचोर होना बुरी बात होती है। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, आप कमजोर भी हैं एंड कामचोर भी हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये लूप होल है आपके पर्सनालिटी का। अगर आप उस तरीके से अगर आप कंटिन्यू करें, इट मींस आप कभी भी आगे बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। बेशक आप कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं ना, उस कंसिस्टेंसी से आपको क्या करना, आगे बढ़ना है। तो अगर आप सभी लोग अभी अभी अप्रैल शुरू हो चुका है और आप लोग अभी से तैयारी करेंगे, तो आप मान के चलिए, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ कि देखिए पीटी है ना, पीटी के बाद का जो फेज होगा वो होगा आपका मेंस का। प्लीज मैंने अभी कहा कि पीछे बात नहीं करिए, ये इतना आप सहयोग नहीं दे सकते हैं क्या? कौन बात कर रहे थे महाशय, कौन बात कर रहे थे आप लोगों में से? एक तो मास्क लगा लिए, तेज इतने हैं, और उसी में से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो प्लीज अच्छा मैं अपने बारे में बता भी दूं, मेरा नाम शाजिया है, शाजिया मैम से मैं फेमस हूँ। फिलहाल यूट्यूब पे मेरी क्लासेस भी बहुत सारी, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री की क्लासेस वगैरह मेरी आप लोगों को दिख जाएंगी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अगर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं यही गड़बड़ है हमारे साथ, मैं टॉपिक पर आ जाती हूँ, कई बार अपना नाम ही नहीं बताती हूँ, बाद में बच्चे पूछते हैं कि वो जो मैम आई थी उनका नाम क्या था, मैंने नाम बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाइए, मुद्दे की बात करते हैं, पीटी और मेंस। तो देखिए आप लोग बहुत सही टाइम पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पीटी की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड जो डेट है कि ये अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक है, और मे बी इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है, आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी तक उम्मीद है कि आपका मेंस हो जाएगा। अगर सब चीज वैसे उम्मीद है कि ये सब चीज हो सकता है, मे बी सही चले और सही तरीके से रन हो, तो आपको करना क्या है, अगर पीटी के मामले में देखिए जिस तरह से कट ऑफ इस बार गया है, आप सबने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा कट ऑफ, अनएक्सपेक्टेड, जिसने अगर जो लोग ये सोच के रह रहे थे, जैसे गर्ल्स भी अगर सोचती थी कि हम 86 अगर हम ले आते हैं, अगर हमारा कट ऑफ जाता है कितना 86 पे, तो हम क्या हो जाएंगे, एंट्री हो जाएगी हमारी, यही होता है, इतिहास यही रहा है बीपीएससी का अब तक में। और जो बॉयज हैं वो अगर मान के चलिए 92 और 95 के बीच में है, इट मीन्स कि दे ऑल आर, उनकी क्या हो रही है, एंट्री हो रही थी बीपीएससी में। बट इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें क्या चला गया, सीधे, ठीक है, और गर्ल्स का भी कहाँ गया है इस बार का रिजल्ट, गर्ल्स का रिजल्ट गया है यहाँ तक 95 96 चला गया, ठीक है। तो अब है क्या, इससे यही आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप बहुत अपने आप को सेफ साइड खेलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई सेक्शन अगर आप छोड़ दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम उसको स्किप करते हुए आगे बढ़े, इट मीन्स कहीं ना कहीं वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो अपने आप को अब मान के चलिए, अगर 108 पे जा रहा है कट ऑफ, मैं आप सबसे यही बात कहूंगी, एटलीस्ट आप अपने आप को 110 के लिए तैयार करें, कम से कम। क्योंकि इससे क्या है कि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो जो 150 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप रेगुलर क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम उस कंडीशन में आ चुके हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं उस लेवल पे। तो मान लीजिए अगर आप यही तैयारी बहुत लेट शुरू करते हैं, जैसे सपोज दैट अक्टूबर में पेपर है और सब कहते हैं ना 1 महीना पढ़ेंगे, अरे हो जाएगा, अगर ऐसा ही होता तो सबकी एंट्री हो जाती, ऐसा नहीं हुआ ना। कई बार होता क्या है कि अनएक्सपेक्टेड, कमीशन फील्ड में आप लोगों ने सुना है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, चाहे कमीशन, ये अचानक से कभी भी क्या हो सकता है, सिनेरियो कहा जाता है ना, पासा कभी भी पलट सकता है, बी रेडी फॉर दैट, ऐसा हो सकता है। तो आप अपने आपको क्या करना, आपको सेफ रखना है, किसके लिए, एटलीस्ट गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। गर्ल्स जो पुराना पैटर्न है वो टूट चुका है, वो मिथक टूट चुका है कि 86 में अगर लड़की लेकर आ रही है तो उसकी एंट्री हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार क्या हो गया, कट ऑफ बिल्कुल अपोजिट चला गया, और बॉयज के मामले में भी सेम ऐसा ही हुआ है। तो रिजल्ट आने के बाद हम रोना पीटना शुरू करें, उससे बेहतर हम अपनी कंडीशन क्या कर लें, बेहतर करें। अगर हम स्ट्रांग होंगे, अगर आप अभी से उस कंडीशन में है, मान लीजिए सपोज दैट आप 120 तक अपनी, एनी हाउ मान लीजिए, लड़की गर्ल्स जो है, मोस्ट ऑफ गर्ल्स का आप देखिएगा, या बॉयज जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं और मैथ्स रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, हम अगर 30 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो एटलीस्ट हम 120 क्वेश्चन बनाने की कंडीशन में रहें, ठीक है। तो टारगेट क्या है आपका कि 120, यहां पर देखिए, यहां पर आपको समझना क्या है कि आपको, अब मैं मैं आप लोगों के लिए तय करवाने को, एटलीस्ट आप अपना 120 क्वेश्चन मान के चलिए कि अगर इस तरह का मेजर उलटफेर अगर होता है तो आप उस बदलाव में संक्रमित नहीं हो जाए, आप उस ट्रांजिशन से निकल के बाहर आए। समझ में आई बात, यानी कहा जाता है, देखिए हमेशा कहा जाता है कि ट्रांजिशन फेज जो होता है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, समटाइम ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो क्या होती हैं, बहुत बेहतर होती हैं। तो अगर ऐसा संक्रमण आप लोग को भी अगर फेस करना पड़े, तो अपने आप को आप क्यों नहीं 120 पे तैयार करें। अब तो यही मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि आप लोग अपने आप के दिमाग में टारगेट कितना रखना, 120,
ठीक है, 30 क्वेश्चन आप बेशक, क्योंकि देखिए भाई इतना जानकार कोई नहीं है कि 150 के 150 क्वेश्चन कर दे, इतना होनहार कोई नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि एटलीस्ट 120 का टारगेट रखना है। अब 100, प्लीज मैंने क्या कहा, पीछे बात मत करिएगा। अब 120 में अगर आप देखेंगे कि जो बिहार में यानी पीटी के कंटेक्स्ट में अगर आपसे देखा जाए, तो इसमें आपको क्या, कि इसमें आपको क्या करना, बिहार स्पेशल करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी देखा होगा, सबसे ज्यादा क्या है, इससे पूछते हैं क्वेश्चन। और हिस्ट्री में भी चूंकि एंशियंट हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट जो है आपका प्राचीन भारत का, वो किससे टच करता है, पूरा बिहार है, मौर्यंस, ठीक है, हरियंग डायनेस्टी, ये कहाँ, बिहार में है। उसके अलावा गुप्तास के भी एरिया रहे हैं वो। उसके अलावा हम और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आप आ जाइए 6th सेंचुरी बीसी, गौतम बुद्धा, महाजनपदास, पूरा का पूरा एंशियंट इंडिया कहाँ कहाँ पर है, बिहार में है। तो आपको एंशियंट इंडिया पे क्या करना है, अपना थोड़ा फोकस अच्छा रखना है। इसका बेनिफिट आपको फर्दर फ्यूचर में भी मिलेगा। फ्यूचर इन द सेंस, जैसे ही आप पीटी पास करते हैं, मेंस में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक राय और दूंगी। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए मौर्यंस वगैरह पढ़ते हैं, तो जब आप मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे, तो उसमें मौर्य कला के बारे में भी क्या है पूछा जाता है, मौर्यन आर्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो ऐसी तैयारी कर लें आप कि आपको ऑलरेडी क्या हो, चीजें पहले से थोड़ी सी क्लियर हो। अभी पूरा समय है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि पीटी आप कर तो रहे हैं, थोड़ा डेप्थ में भी अगर कर लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मेंस में भी मिलेगा। अब ये तो नहीं है कि आप अभी से लेकर के अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक पीटी ही पढ़ते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। इतने कमजोर तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग हैं पढ़ने में। क्या डाउट है क्या? नहीं है ना। साथ के साथ कुछ बुक्स भी पढ़ते रहना है। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है, क्योंकि देखिए मैं क्या करूँ, मैं पीटी में सब, हम इनफैक्ट मॉक वगैरह हम लोग सब लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक तरह से आप लोगों का ये फाउंडेशन बैच हुआ, पीटी की तैयारी आप कर ही रहे हैं, कल को आप मेंस से भी जुड़िएगा ही। तो इस तरह से तैयारी करें जो क्या हो, आपको आगे बहुत ज्यादा समय भी बचे और बहुत अच्छी तैयारी हो। कुछ नई चीजें, ये नहीं कि अचानक से सर पर आ गया और अचानक से पढ़ना हम बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो साथ में थोड़ा बहुत क्या करें, मॉरियंस भी देख जाइए और थोड़ा आर्ट देख जाइए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे ये होगा कि पीटी के साथ साथ आप मेंस के बारे में भी आपको पता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेंस में अगर देखा जाए तो मौर्यन आर्ट, पटना आर्ट और आपको पाल आर्ट, 3 आर्ट क्वेश्चन आता है उसमें, फिक्स है उसका। ठीक है ना। मधुबनी है नहीं, उसको आप जोड़ करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीजें हैं। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि पटना कलम जो था, इसके जो नेचुरल जो कलर्स जो यूज होते हैं, वही हम मधुबनी पेंटिंग्स में देखते हैं कि वो थीम वहां से हमें दिखता है कि वहां से उठाया गया। तो आप उसको बता सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। बट अभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पूछता है कि पटना जो बिहार के क्षेत्र में स्पेशली आर्ट के कंटेक्स्ट में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं। इस तरह से क्वेश्चन कभी आए तो आप 2-3 जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग इसमें बारे में आप पढ़ेंगे, तो अगर जैसे आप सभी लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में सभी जानते हैं, है ना, कि भाई अभी बिहार का क्या ये सबसे नंबर 1 पे चल रहा है भाई, सब जगह पूरे वर्ल्ड में इसको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन स्टिल इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, पटना कलम भी है, इसके अलावा मंजूषा पेंटिंग भी है जो भागलपुर के क्षेत्र में है ना। तो ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो आपकी जानकारी और क्या होगी, बढ़ेगी, इनहांस होगी। तो बिहार स्पेशल में अगर आप पढ़ते हैं, इनफैक्ट एक और है जिसको बेल बूटा कहा जाता है, ये नवादा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर क्या है, इसको इसे बनाने का और इसे कपड़े पर इसे क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो कुछ चीजें जो है वो आप कम से कम जानकारी, इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, बिहार के बारे में एटलीस्ट, चूंकि आप अधिकारी बन रहे हैं, इनफैक्ट आप जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो आपसे बिहार के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, वो यही जानना चाहेंगे ना कि ये प्रशासनिक पदाधिकारी बन के आ रहे हैं तो इन्हें बिहार के बारे में पता है या नहीं है। यूपीएससी है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, लेकिन बिहार तो बिहार है ना, उसमें तो ये उम्मीद की जा सकती है कि भाई आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सब बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ये कहती कि जैसे पीटी में अगर आप लोग तैयारी कर भी रहे हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, बिहार स्पेशल में हो गया, और हिस्ट्री में इसमें पूरा एंशियंट इंडिया का सेक्शन बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ और भी चीजें मैं अभी आप लोग को बता दूंगी। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा आ जाइए कि बिहार स्पेशल में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इतना अच्छा कर लीजिए। मैं तो आप लोगों से ये कहूंगी, अगर बिहार स्पेशल खूब बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कल को आपको मेंस वगैरह में भी क्या होगा, आप हर जगह रिलेट करेंगे। इनफैक्ट मेंस के पेपर में आप देखिएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, सब कुछ बिहार के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि बिहार का क्या रोल रहा था इस मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में, स्पेशली जब आप बिहार स्पेशल में अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाइए। यानी अगर इसको थोड़ा सा आप लोग नहीं हो तो नोट डाउन भी कर लीजिए कि क्या क्या आप लोगों को करना है इसमें। एंशियंट के सेक्शन में अगर हम आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या कराने वाली हूँ। एंशियंट हिस्ट्री,
और ये एंशियंट हिस्ट्री किस कंटेक्स्ट में है? बिहार में। ध्यान से समझिएगा, प्राचीन भारत किस संदर्भ में है? ये बिहार के संदर्भ में है। इसका बहुत बड़ा डायमेंशन है जो मैंने आप लोगों को अभी आपसे बात किया था। इस पे प्राचीन भारत या प्राचीन बिहार कर लीजिए, इसको ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपको? प्राचीन बिहार, एंशियंट बिहार, यानी हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार हम कह सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दूं। जैसे आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है पहले, थोड़ा बहुत भी जानकारी में है, नोन में है? अच्छा एक बात बताइए, बिहार में एक दो साइट्स ऐसा है, चिरांद और चेचर, नाम सुना है आप लोगों ने? किस लिए फेमस है? सर नहीं हूं मैं, मैम हूं। सर लोगों को देखते देखते आदत हो जाती है ना, ये मुझे ठीक करवाते कराते मेरी हालत खराब रहती है कि भाई मैं मैम हूं, आई एम नॉट सर। आदत बदल डाली है क्या, है ना? थोड़ा अच्छा मैडम सर, बस हाँ चलिए आ जाइए अब इसमें। ये मैं कह रही थी कि चिरांद और चेचर सुना है नाम आप लोगों ने? कहाँ है ये? अच्छा पास है ये। एक मिनट, 1 सेकेंड, आप बताएंगे चिरांद और चेचर क्यों फेमस है? आप जानती हैं? एनीबडी? हाँ, फॉसिल्स ऑफ व्हाट? नहीं मीन्स जो आप बता रहे हैं कि वेयर देयर वी गेट फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ समथिंग, तो फॉसिल्स ऑफ विच एज? कहीं भी चले गए, प्रोटो हिस्टोरिक चले गए, हाँ प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब क्या होता है भाई? किसने कहा है ये बात? अब नहीं, चेहरा छुपा रहे हैं। अच्छा आप ही ने कहा है। एक सेकेंड सुन लीजिए, हिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, समझ लीजिएगा। एक जो है आपका कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको कहा जाता है बेसिकली। प्री हिस्टोरिक मतलब ये हो गया आपको प्रागैतिहासिक काल, यानी इस टाइम के जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी चीजें हैं ना, वो पढ़ी जा सकी हैं और अभी तक क्या है, रीडेबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट रीडेबल, नॉट रीडेबल इट मीन्स ये नहीं पढ़ी जा सकी हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जो अभी आप कह रहे थे महाशय, प्रोटो हिस्टोरिक आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपको आद्य ऐतिहासिक। समझ लीजिएगा जिनको हिस्ट्री की समझ नहीं है, आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये होता है कि इस टाइम के एविडेंस तो हैं बट अभी तक हम पढ़ने में सक्षम नहीं है। वी आर नॉट एबल टू रीड बिकॉज उसमें समस्या क्या है कि उसकी लिपि समझ में नहीं आ रही है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए हमने क्या किया, इस टाइम पे जो सिंधु घाटी के जो एविडेंसेस है, मान लीजिए हमने मछली बना दिया, ठीक है, और अब हम हिस्टोरियन के तौर पर गए देखने के लिए कि इस मछली का मतलब क्या है, तो आप क्या एग्जैक्टली पता कर पाएंगे? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, एक सेकेंड, हम लोग 21st सेंचुरी में है। हम लोग जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें 3 लाइट्स होते हैं, रेड है, ग्रीन है और येलो है। उसमें अगर रेड अगर जलता है या येलो जलता है तो ये हम लोगों को मालूम है ना कि रुक जाना है, आगे बढ़ जाना है। ये हम सभी इस दौर में है तो हमें मालूम है। समझ में आई बात? अगर इंडस सिविलाइजेशन के लोग अभी यहां पहुंच जाएंगे, उनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है? समझ में आई बात? ये वही है आद्य ऐतिहासिक। इन्होंने जो सिंबल बनाए अपने लोगों के लिए बनाया था और उन्हें समझाने के लिए बनाया था कि इसका मतलब ये है जो हम अभी के लोग नहीं समझ सकते हैं। यही समस्या है। समझ में आई बात? तो ये उस टाइम पे क्या है, ये प्रोटो हिस्टोरी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एविडेंसेस तो है बट क्या है, दिक्कत क्या है कि हम इसे पढ़ नहीं सके और उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाए हैं। एंड इसके बाद आता है आपका हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। इसमें क्या होगा? क्या बताइए, खाना वाना नहीं खा के आए हैं क्या आप सब? हाँ, कहा जाता है, साइंस पढ़ते हैं आप लोग, कि 12 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक आपका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, नींद आती है, सुस्ती छाई रहती है अक्सर। उसी कंडीशन में क्या आप सब अभी? एक सेकंड, टाइम क्या हो गया? 2:25 हो गया, आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे आप सब। ठीक है ना? तो अभी क्या है, मेटाबॉलिज्म आप लोग का थोड़ा सा लो है बट थोड़ा सा क्या है, क्लास के अकॉर्डिंग अभी एसी वेसी चल रहा है, थोड़ा सा हाई करिए। अब क्या आधा घंटा पहले ही जगा लीजिए मेटाबॉलिज्म को कि जग जाओ भाई, अब हो गया टाइम। चलिए, ये रिसर्च है, मैं आपको बता रही हूँ। रात के भी 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है, चाहे कोई कितनों भी कह ले 3 बजे नींद ना आए, हो ही नहीं सकता है। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? आप सब निशाचर हैं, जगे रहते हैं क्या? नहीं होता है, रात भर जग के पढ़ाई करते रहते हैं सही में, या वेब सीरीज देखते हैं? सच सच बता दीजिए। हाँ, जब बात करते हैं फिर पढ़ते हैं, देख लीजिए। इन्होंने और अपनी सच्चाई बता दी कि मैं बात करते हैं। नहीं ठीक है,
ऐसा है, दोनों चीजें सामंजस्य बना के चलिए, ठीक है, पढ़ाई भी करिए। कोई एक चीज का कहा जाता है ना, पावर ऑफ बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर ऐतिहासिक काल में हम क्या देखते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, सोर्सेज भी हैं और एविडेंस भी है। जितने भी आप अभी एविडेंस देखते हैं, एविडेंस का मतलब ये होता है जो भी हमारे पास, जैसे मान लीजिए इस स्पेशली आप लोग जो भी लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, स्टार्टिंग का चैप्टर ही है सोर्सेस, स्रोत। पढ़ा है आप लोगों में से किसी ने? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसके जो सील्स हैं, जो मुहरे हैं, या जो भी पॉटरीज है, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो इसी इसी को कहा जाता है बेसिकली क्या, कि ऐतिहासिक काल। इंडस को छोड़ दीजिए, हम आते हैं मौर्यंस पे। अशोक के जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, और जो भी उसके रॉक एडिक्ट्स हो जाएं, चाहे उसके शिलालेख हो, चाहे वो स्तंभ लेख हो, जो भी हमें मिले हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, ऐतिहासिक में, क्योंकि वो रीडेबल हैं, हम पढ़ सकते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा इस टाइम पर ये घटनाएं हुई थी और ये उस स्पेसिफिक टाइम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये क्लियर हो गया आप सबको। यानी 3 फेजेस हिस्ट्री में, अगर जो लोग भी हैं गलत सलत मत बता दीजिएगा, पहले प्रोटो आ गया फिर प्री, ऐसे क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे इतिहास का, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ब्लंडर नहीं करना है। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं है, नया इतिहास बनाने की आवश्यकता क्या है, इतिहास जितना है उतना बहुत है। क्या फिर आगे भी कर दो, अब आप जो हैं इसके बाद आप भी तो कुछ अपना इतिहास बनाएंगे ना, बनाएंगे, और उसमें यही करेंगे कि पुराने को गड़बड़ कर देंगे, हाँ, इसी से इतिहास बनाएंगे। या कुछ अच्छे प्रशासनिक पदाधिकारी बन के बिहार में कुछ नए चेंजेस ला करके कुछ अच्छा इतिहास बनाएंगे। अब ये सोच लीजिए, चॉइस इज योर्स, करना क्या है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हो गया आपका, ये 3 फेजेस हैं हिस्ट्री के। हाँ जी, इसमें हम क्या देखते हैं, जो फर्स्ट है दैट इज, इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक, यानी प्रागैतिहासिक। जितने भी स्टोन एज आप लोगों ने सुना होगा, पाषाण काल जिसको बोलते हैं, तो उसमें आते हैं 3 फेजेस। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। पाषाण काल में जो है, क्या कह रहे हैं, अच्छा ये लास्ट पेज है, हाँ चलिए मैं वेट कर रही हूँ, बताइए आगे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आप लोगों से पूछा था चिरांद और चेचर के बारे में, तो स्पेशली आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई भी एविडेंस जो है हमें बिहार में नहीं मिले हैं। बिहार में एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई भी सोर्सेज हमें बिहार में नहीं मिलते हैं। बिहार में माना जाता है कि शुरू ही हो रहा है टाइम पीरियड, यानी वहां पर आप देखिएगा कि पैलियोलिथिक पे एरा और मेजोलिथिक और नियोलिथिक। एक सेकेंड, ये स्टार्ट कब कोई है नहीं क्या, इनको बुला देंगे ऑफिस में बोल दीजिएगा, इसमें है कोई, ऑफिस में एक बार बोल के आ जाइएगा कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आप लोग स्टोन एज यानी बिहार में कभी भी भूल के भी ध्यान रखिएगा, वहां इंडस के कोई साइट्स नहीं मिले हैं, ना उससे रिलेटेड कोई चीजें मिली हैं। तो आप लोग को पढ़ना क्या है, पढ़ना में आप लोग का अक्सर जो साइट्स आता है वो आता है चिरांद और चेचर के बारे में बताइए। तो यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसको क्या देख रहे हैं, मैं बोल तो रही हूँ, सुन लीजिए, इसको देखना जरूरी है, मैं बोल रही हूँ ना, आप सुनिए, और क्या, लेक्चर सुना भी तो जाता है। हाँ मतलब स्क्रीन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, ये बताइए। हाँ मैं बोल रही हूँ, आप लोग इनको देख रहे हैं कि अच्छा वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा मुझे देख रहे हैं ना, मुझे नहीं देखिए, मुझे मत देखिए, मेरे लेक्चर सुनिए, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आप लोगों से कह रही थी कि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं बिहार स्पेशल में, आपके क्वेश्चन आ चुके हैं कि चिरांद और चेचर जो है स्पेशली वो कौन से साइट्स हैं, और आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ये लास्ट पेज है, 30 है, देखिएगा एक सेकेंड, शुरू करिए ना फर्स्ट इसका, तो ब्लैक हो गया, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। हाँ तो इसको इरेज, सारा इरेज करना पड़ेगा, रुकिए, उसी को इरेज कर दूं, ठीक है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसे, नहीं किया है? चलिए कोई नहीं, आते हैं इस पे, चलिए इस पे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या बात करें कि अगर हम लोग देखेंगे स्पेशली स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। इससे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बिहार स्पेशल में। अब यहाँ पर क्या है ये, हाँ हाँ ठीक है, आइए यहाँ पर पैलियोलिथिक पीरियड,
थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये है आपका मेसोलिथिक पीरियड, एंड ये जो लास्ट वन है ये है आपका नियोलिथिक पीरियड। हिंदी में इसको लीजिए। पीछे प्लीज आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? बात में नहीं कर सकते हैं। ओके आप लोगों से देखिए उम्मीद की जा रही है कि आप लोग चूंकि कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या है वो डिसेंसी को मेंटेन करेंगे, है ना। वनडे एग्जाम वाले नहीं है आप लोग। अच्छा तो मैं हट जाऊंगी तो लिखूंगी कैसे? हाँ पहले लिख लेने दीजिए मुझे, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा मध्य पाषाण काल, और ये हो गया आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल ये बताने का पर्पस ये है कि इन तीनों साइट से क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन किससे बनता है? साइट से। साइट्स माने इसका मतलब ये हुआ स्थल, कौन कौन सा बिहार में स्थल इससे संबंधित पाए गए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टोन एज यही है जिसको कहा जाता है और अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो ये हो गया 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड है आपका पैलियोलिथिक का। और मेजो पर अगर आप आ जाइए तो ये फिर आप यहीं से यानी कि आप इसको उठाइए 10,000 से लेकर के पूरा 3,000, मतलब उसी बीच में उसी को काउंट किया जा रहा है। आगे आप चले जाइए तो ये क्या आ गया आपका मेजोलिथिक। फिर 3,000 से जब हम अपर जाते हैं, अपर केस पे टिल अगर आप आ जाइए जब तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं आता है 2500 बीसी, तो ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, क्योंकि उसके बाद ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। किसी को समझने में अगर समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मास्क हटा के बेशक आप कहीं कोई दिक्कत आ रही है समझने में? हाँ स्टोन एज में आप लोग को एक बात और बता दूं, थोड़ा सा क्या लगता है कई बार समटाइम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, पत्थर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ एकदम पत्थर में हो गई है, यही पढ़ रहे हैं हम। हाँ लेकिन इसका एक चीज समझ लीजिए, जैसे आज आप है ना, आपकी जो जर्नी है वहीं से शुरू हुई है, ठीक है, तभी इंटरेस्ट आएगा। जर्नी कहाँ से शुरू हुई है? वहीं से तो हुई है शुरू। अगर वो आगे नहीं बढ़ते तो क्या आप पेंटिंग बना पाते हैं? नहीं बना पाते। आज जो एज अ डेवलप ह्यूमन के तौर पे आप दिखाई दे रहे तो आपको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, तो सम्मान करिए इनका। क्या? हाँ लिख रहे हैं, लिख करके सम्मान दे रहे हैं आप नहीं, नींद नहीं लाना है वो सम्मान है। समझ में आ गई बात? स्टोन एज में अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इंडस सिविलाइजेशन तक में भी यही देखा है। फिर एक बार मैंने अभी मैं मेंस का क्लास ले रही थी, मैंने कहा देखो इनके जो भी ईंटें हैं ना, उसी ईंटों से आज क्या हो रहा है, चंडीगढ़ जैसा शहर बन रहा है। आपके जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन कई बार मेंस में ये पूछ दिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने किस प्रकार से आधुनिक जो टाउनशिप प्लानिंग है उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। क्या इस बात से सहमत हैं आप? समझ में आई बात? तो मैं आपसे देखिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने माइंड को थोड़ा क्या करिए, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचने की आदत डालिए। अगर आप यहाँ पढ़े तो उसको लिंक करिए, जितना लिंक करेंगे आपका आंसर उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अब मुझे पता है कि पीटी के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी करेंगे, तो पूरी तरह से कोशिश करिए कि क्वेश्चन या अपने आंसर राइटिंग को इंटरलिंक करने की आदत डाल लीजिए अभी से, जितना लिंक कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आप प्राचीन को अगर आधुनिक से जोड़ दे रहे हैं, ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। और आपके कमीशन जो है ना, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। पीटी तक फैक्ट चलता है, पीटी के बाद क्या होता है आपका क्रिएटिविटी चलता है कि आप कितने रचनात्मक हैं अपने आंसर में, कहां तक आप ले जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए क्या अशोक में, अकबर में और फिर अलाउद्दीन खिलजी में क्या कोई सिमिलैरिटी थी? वो पहले ही बोल दिए जानते भी हैं। तो नहीं जानते तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ ये हो गया क्या तुक्का लगाना कि नहीं कोई सिमिलैरिटी। मतलब ये कि तीनों के तीनों क्या महान शासक रहे अपने अपने टाइम पीरियड पे। अशोक प्राचीन काल में, सल्तनत काल में अलाउद्दीन महान रहा है, और अकबर जो है वो आपको आप देखिएगा कि मध्यकाल में, मुगल्स के टाइम पीरियड में। तो कुछ तो ऐसी समानताएं थी जिसके कारण ये तीनों के तीनों क्या कहला रहे हैं, अपने टाइम पे महान शासक है। तो है क्या कि मैंने क्या कहा, रिलेट करने की आदत डाली। ये नहीं कि अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहीं अटके पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो दूर तक सोचिए क्या हो सकता है इसका। अगर जैसे पीटी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को आगे का भी बता रही हूँ।
क्योंकि अगर आप आगे की भी तैयारी कर रहे हैं और अपने आंसर राइटिंग में आप जितना ज्यादा इंटरलिंक करते हैं चीजों को, आपका आंसर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो बिहार में देखिए, अगर आप लोग ये कहेंगे कि मैम आपने ये क्यों लिखाया है, तो मैं पर्पस बता देती हूँ। ये बताने का पर्पस ये, क्योंकि इसके साइट पूछा जाता है। साइट में इन द सेंस, जैसे आप लोगों ने गया का नाम सुना होगा, ताराडी एक जगह है गया में, वहां से भी क्या है, पैलियोलिथिक के कुछ साइट्स पाए गए हैं। अभी राइट नाउ पश्चिम चंपारण नाम सुना होगा आप लोगों ने, वाल्मीकि नगर जो बिहार का एकमात्र क्या है, टाइगर रिजर्व है, वहां पर पूरे बिहार का वन एंड ओनली टाइगर रिजर्व कहां पर है, वाल्मीकि नगर में है। तो वहां पे भी हम क्या देख रहे हैं कि अभी के टाइम पे जो रिसेंट जो कि आप लोगों को पता है, आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज जो होती है या पुरातात्विक खोज जो है वो लगातार होते रहती है। उस दौरान हम क्या देख रहे हैं कि कुछ नए सोर्सेज अभी बिहार में हमें मिल रहे हैं, जो कि पूरा पाषाण से हैं, कुछ मध्य पाषाण से हैं, कुछ नव पाषाण से हैं। उसमें चिरांद और चेचर जो है वो नव पाषाण काल के हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, थोड़ा और ज्यादा पूछा जाता है। नियोलिथिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनुष्य यहाँ से खेती करना शुरू करता है, लाइफ जो है उसकी सेटल हो जाती है, और वो एक तरह से कम्युनिटी लेवल जो कहा जाता है कि अभी कैसे आप सिविलाइज्ड होकर रहने लग गए हैं, तो वो सिविलाइजेशन जो है वो शुरुआत हो रही है, इसलिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग इसमें क्या है, आपके बिहार से जो ये जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, तो इसमें बिहार में अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से ये साइट्स पाए गए हैं और वहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका रहेगा बिहार स्पेशल का पहला। सेकंड में इसमें आ जाइए आप, महाजनपद, पता है ना ये कितने महाजनपद थे? अच्छा, और बिहार जो है उस टाइम पे कौन सा महाजनपद कहलाता था? कौन कौन सा वहां पर था? सिर्फ मगध था? अच्छा, मगध अंगिका जो है वो भाषा है, अंग था महाजनपद। गलत बोल जाते हैं, एक शब्द से खुदा से जुदा हो जाता है, आप अंग से अंगिका कर दिए। अंगिका बोली है, अंग जगह है। समझ में आई बात? ह्यूमन एरर इसी को कहा जाता है। जब आप पीटी में जाते हैं एग्जाम देने, तो क्या सुनिएगा कि आती हुई चीजें हमने क्या किया, गलत करके चले आए। किसी कुछ ऐसे स्टूडेंट है कहते हैं मैम मेरा आंख ब्लर कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था। किसी का कहना कि मैम पता नहीं वो लिखा था, पता नहीं मुझे वो दिखा क्यों नहीं। ये क्या है, हम मानव हैं, इम्परफेक्शन के साथ हैं और गलतियां होने के चांसेस बने रहते हैं। बट अगर ब्लंडर्स अगर हम ना करें और अपनी गलतियों को अभी से सुधार ले, तो आगे क्या होगा, इन्हीं सब चीजों पे कंट्रोल लगता है। समझ गए आप सब? क्या क्या नाम है आपका? हाँ, विश्वजीत। नाम तो आपका बड़ा एकदम बिल्कुल मगध स्टाइल में है। हाँ, सारे विश्व विजेता ही पढ़ रहे हैं आप लोगों को। चलिए, महाजनपद में है, स्पेशली अगर पूछा जाए मगध के बारे में। ठीक है, अंग का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अंग को क्या है, उस बहुत जल्दी ही क्या किया गया था, मिला लिया गया था। तो अंग का नहीं, महाजनपद में हम क्या देख रहे हैं, मगध। और मगध में सुन लीजिए, यहाँ पर क्या है, आपको स्पेशली कुछ डायनेस्टीज है जो पढ़ने हैं। हरियंक वंश हो गया, और अच्छा, शिशुनाग वंश खत्म हो गया, नहीं पढ़े हैं? हाँ हाँ हाँ, तो वही पूछ, शिशुनाग वंश नहीं पढ़ा आप सबने? नहीं पढ़ा? कितना कितना इनोसेंटली बता रहे मैम, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सुनने को मिल रहा है ना, समझ में तो आ रहा है कि अगर आपसे हेरारकी पूछेगा तो ये हेरारकी, हरियंक हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तब आते हैं नंद वंश। ठीक है, यहां से तो आप लोग सबको पता होगा। फिर कौन हो गया, मौर्य वंश हो गया। अब यहां पर इसके बाद आ जाइए मौर्योत्तर, मौर्योत्तर। ठीक है, और यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, कुछ स्पेशली आप देखिएगा, बिहार में कुछ क्षेत्रीय राजवंश हैं, रीजनल किंगडम्स हैं बिहार के, जिसके बारे में क्या करना है, आपको जानना है। जैसे कुछ कुछ इसको लिख लीजिए पहले, हरियंक डायनेस्टी, दिस इज शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड, एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। यस, महाजनपदाज लिख दीजिए इसको आप, मैं लिख दूं इसको क्या, महाजनपदाज, ये यही लिखाएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो स्पेशली अगर एंशियंट टाइम के, वो वैसे ही लिखाते हैं, एज इट इज ही लिखाते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में मत कन्वर्ट करिएगा, ह्यूज जनपदाज या ह्यूज क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, ह्यूज स्टेट, ये क्या था भाई, तो बताएंगे ये महाजनपदाज था। गड़बड़ हो जाएगा क्या? सब सही हो जाएगा? अच्छा, मुझे पता है कि आप इसके पर आगे की जर्नी नहीं करनी है क्या आपको? हाँ,
एक बात बताइए, जो लोग स्लीपर में सवारी करते हैं वो चाहते हैं ना कि एसी में भी जाएं, वो चाहते हैं ना कि फ्लाइट में भी जाएं। पानी और इंसान की एक ही फितरत होती है, आगे बढ़ना। होती है नहीं होती है? पोस्ट मॉरियन पीरियड, पोस्ट मॉरियन पीरियड लिख लीजिएगा इसमें। क्या कह रहे हैं? क्षेत्रीय राजवंश में मैं बता रही हूँ कि इसमें भी कुछ डायनेस्टीज हम लोग को, पहले सुन लीजिए, इसमें यहाँ पे लिखा है ना, हाँ जी, मौर्योत्तर हो गया। और सुनिए, गुप्त काल के भी क्या है आपको पढ़ना है इसमें, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। हाँ, यहाँ पे पढ़ना है आपको ये सब, चूंकि गुप्ता जो है इनका मगध में, आप लोगों को पता होगा कि जो गुप्त काल जो था, यहाँ स्टार्टिंग में इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, बट बाद में लेटर इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करके उज्जैनी और विदिशा ये चले जाते हैं, मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट करने लगते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मगध है वो क्या होने लगता है, बाद में धीरे धीरे एक तरह से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, इसका पतन शुरू हो जाता है पाटलिपुत्र का। स्पेशली पाटलिपुत्र जैसे आपको पता है क्या था, बड़े सिटीज में से एक था, भव्य सिटीज में से एक था। बाद में गुप्ता के बाद हम क्या देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की पॉपुलैरिटी में कमी आ जाती है, वो धीरे धीरे अब क्या होते हैं, नए नए सिटीज मर्ज होने लगते हैं, बड़े बड़े सिटी बनने लगते हैं। तो ये चीजें हम लोग को, और गुप्त काल में आपको थोड़ा सा देखना भी है कि गुप्त काल से संबंधित कौन कौन सी जगह है जहां पे इनसे रिलेटेड, जैसे अगर ट्रेड हब था तो कौन सी जगह पे व्यापार होता था, ये सारी चीजें इसमें क्या करनी है आपको थोड़ी बहुत देखनी है। हाँ जी, शुंग शातवाहन अगर आप बात करेंगे, जैसे मौर्योत्तर पे ही आते हैं, वो मौर्यों के बाद वही आते हैं, लेकिन उससे बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या है रूलर्स के बारे में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, शुंग और सातवाहनास, बट उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि उसके पैरेलल में जो रीजनल किंगडम्स चल रहे थे उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मिथिला में, अगर आप लोगों को पता होगा, मिथिला में कौन सा डायनेस्टी था जो रूल कर रहा था? अच्छा एक मिनट, एक काम करिए, इसमें आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा, शुंग वंश लिख लीजिएगा, ब्राह्मण डायनेस्टी थी बेसिकली ये। ठीक है, और सातवाहनास जो कि आंध्र प्रदेश तक क्या था इनका, सातवाहन वंश। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, इनके राजा उजा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं लिटिल बिट, बट बहुत ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, मौर्योत्तर के बाद जब मौर्य जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो आप क्या देखते हैं कि जो ब्राह्मण डायनेस्टी आती है, दैट इज शुंगा डायनेस्टी। उसके जो लास्ट शासक था बृहद्रथ मौर्य वंश का, उसके उसके ही सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने ही उसकी क्या की थी, हत्या की, और हत्या करके उसने एक नई डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। तो शुंग शुंग आते हैं और उसके बाद कौन आ जाते हैं, सातवाहनाज आ जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, पढ़ना है, लिख लीजिए, शुंग और सातवाहन वंश, शुंग और सातवाहन वंश। इंग्लिश में लिख दो, सातवाहनास लिख लीजिएगा, सातवाहनास। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, ये कुछ डायनेस्टी है। देखिए अभी क्या, मैं आप लोगों को बस एक तरह से आप लोगों को एक मैप बता दे रही हूँ, एक कि क्या आप लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक में। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और जिनको भी लग रहा है कि छोटी सी बुक होगी हम पढ़ लेंगे, बिहार स्पेशल में बहुत कुछ है। मैंने क्या कहा, एंशियंट का पूरा सेक्शन ही बिहार का है, और पूरा 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 क्या है आप देख लीजिए, पूरा आप जो महाजनपदाज आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे क्या आपको जैनिज्म बुद्धिज्म भी पढ़ना है। ठीक है, और उसी टाइम पे आप क्या देख रहे हैं, साथ में आपको जो हरियंग डायनेस्टी है उससे भी क्वेश्चंस खूब आ जाते हैं कई बार। बिंबिसार फेमस रूलर, अच्छा बिंदुसार कौन सी डायनेस्टी से था, मौर्य से था, और बिंबिसार हरियंग से। ये ध्यान रखिएगा, समटाइम क्या होता है नेम को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन से डायनेस्टी से, तो ये ध्यान रखना आपको। ये कुछ डायनेस्टी, क्या इसमें हो जा रहा है ये बार बार, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है शायद बार बार, मुझसे नहीं टच हो रहा है, ये दुपट्टे से टच हो जा रहा है बार बार, मैं तो इधर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए 2 मिनट इसमें रुकते हैं। ये आप लोग समझ गए, यानी डायनेस्टीज में कौन कौन से पढ़ने हैं आप लोग को। थोड़ा सा स्टोन एज फिर से सुन लीजिएगा, स्टोन एज पढ़ना, आप फिर बुला दीजिए किसी कोई जाकर के ऑफिस में। कहाँ से, यहाँ ऐसा है, बुला दीजिए, झूठ मूठ ऐसे टाइम वेस्ट होगा। लीजिए टच कर दिए, वाह इंजीनियर हैं क्या, हाँ इंजीनियर हैं क्या,
हाँ, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी जो होता है इन्हें अच्छी खासी पता होती है ना। ठीक है, तो यहाँ एक चीज सुन लीजिएगा फिर से, स्टोन एज से आपके क्वेश्चन आते हैं, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, कुछ जो साइट्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको मैंने आपको बताया कि इंडस सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि साइट्स है ही नहीं बिहार में। थर्ड पर अगर आप आ जाएंगे तो मगध के बारे में, और मगध में ही वो सारी डायनेस्टीज है। कौन कौन से जिसके बारे में मैंने बताया आपको, जैसे माना जाता है कि बृहद्रथ जो वंश है पहले वही डायनेस्टी थी जो कि वहां पर शासन करती है मगध में, लेकिन उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बिकॉज जो भी उसके बारे में जो भी फैक्ट्स है वो सब क्या एक तरह से ओरली कही गई है, या वो बहुत ज्यादा क्या है सत्यापित नहीं है। वो माना जाता है कि है, मतलब ऐसा है कि जो एपिक्स हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, उनसे माना जाता है कि ये ऐसी ऐसी कहानियां थी जिससे कि ये चली हैं। तो उस पर बहुत ज्यादा क्या ऑथेंटिसिटी पे उसके क्या हो जाता है, थोड़े सवालिया निशान लगते हैं, तो इसलिए उससे क्वेश्चन बहुत आए भी नहीं है। क्वेश्चन आपके बनते हैं किससे, आपके हरियंग डायनेस्टी से बनते हैं, क्योंकि अजात शत्रु, आप लोगों में से कोई राजगीर गया घूमने, गए, घोड़ा करोरा गए हैं, दिखा है? हाँ हाँ, तो घोड़ा करोरा, उसको कई जगह उसमें देखिएगा करोरा या कटोरा दोनों बोलते हैं उसको। तो अजात शत्रु जो है उसने बिंबिसार को वहीं कैद किया था, देखा है आपको लोग, जो गाइड होगा मे भी उसने दिखाया भी होगा, देखा है कि नहीं देखा है? बिहार में रह, सब बिहार से ही है ना आप सब, 100% ना? हाँ, ये बताइए, थोड़ा बहुत बिहार में रह के बिहार भी थोड़ा बहुत घूम लेना चाहिए था। हाँ, बेचारे वक्त नहीं है इनके पास, ये भी एक समस्या। खैर कोई बात नहीं। नहीं, अभी मैं पटना में मेरी क्लासेस हो रही थी तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि ऐसा है कि कम से कम तुम, वो उनका भी वही रोना है जैसे आप लोग का है कि मैम समय नहीं मिलता है, वक्त हमको नहीं छोड़ता और हम वक्त को नहीं छोड़ते, ऐसा ही कुछ चल रहा है लाइफ में, है ना? और तब तक कि जब तक कि कुछ पा नहीं लेंगे, वो वाली कंडीशन है। तो फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसी जगह मत जाओ, लेकिन जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वाली जगह वहां तो जा सकते हैं आप लोग। तो बिहार म्यूजियम बहुत अच्छा बना है, बहुत बहुत शानदार। वहां आप जाएंगे तो आपको मौर्यन से लेके, पाल से लेके, और जितने भी, हाँ जो न्यू जो है बोरिंग रोड के पास में जो है वहां पे, तो वो बहुत शानदार बना है। तो अगर आप लोग में से जो लोग पटना गए हैं, आप लोग कोई कोई नहीं गए हैं, गए हैं ना? वो बहुत अच्छी गैलरी है वहां पर, अगर आप जाएंगे तो इनफैक्ट, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं गए हैं तो आप लोग, मैं देखिए मैं आपसे क्या कहूँ, अगर कभी समय मिले आप लोग तो यहाँ दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है इंडिया गेट के पास, कभी मौका मिले विजिट कराइए, हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाती हैं। अगर घूमने का मन किया, समय मिल गया बात करने से अगर, तो ठीक है तो जा सकते हैं। क्या मैं पर्सनली आप पे नहीं बोल रही, मैं एक बात करी कि बात करने से आप सब बात नहीं करते हैं क्या? हाँ, तो फिर आप कौन से मतलब देख उन्होंने ये नहीं बोला था कि 3 बजे तक, गलत बात आप लोग कर रहे हैं। हाँ? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, सच बोलना एक तरह से, उन्होंने बेचारे ने सच बोला और आप लोग जो है ये कह रहे मैम 3 बजे तक, ऐसा क्या? कई बार होता है आदमी बात करते करते फ्लो में थोड़ा टाइम निकल जाता है, कोई बात नहीं है, चलता है। क्या क्या कहा जाता है, आप अभी उस एज में है कि ये सब क्या है, कॉमन है, खुद कह रहे हैं मैं, मतलब कॉमन डिजीज है ये हम सबका है। चलिए, तो ये चीजें क्या करना आप लोग को, हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपको। जैसे शिशुनाग डायनेस्टी में कालाशोक, कालाशोक ने जो वहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, कालाशोक शिशुनाग वंश से ही संबंधित था, अशोक नहीं है वो, कालाशोक है, ठीक है ना? समझ गए? समझे नहीं समझे? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया है? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, सुन लीजिए। पहला कौन करवा रहा है? अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा स्वयं अशोक, चौथा कनिष्क। समझ गए? तो ये वो अशोक है जो कालाशोक है, जिसका रंग क्या था, माना जाता है काला था, जिसके कारण। अच्छा, मिले थे क्या जाके आप? बोल ऐसा रहे हैं, मैं वैशाली में ना रहता था वो, जैसे इनका पड़ोसिया लगता है। हाँ, ऐतिहासिक पात्र को इन्होंने अपना पड़ोसिया बना दिया। तो ये अच्छा नहीं, एक चीज बताइए, ये तो आप लोग को पढ़ना है ना, अब ये तो आप लोग को थोड़ा बहुत, मैंने क्या कहा कि ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड होकर आए। ऐसा नहीं कि जैसे अभी आपने कहा ना मैम हम बिल्कुल कोरे कागज हैं, ऐसा मत रहिए। ये बताने का पर्पस यही है कि आप ये सब टॉपिक्स देख जाइएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत ही क्या है स्लाइटली, बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगी, आपको क्या करना है ये सब थोड़ा बहुत देख जाना है। नंद डायनेस्टी, चूंकि नंदों के बाद ही कौन आ रहे हैं आपको, मौर्यंस आ रहे हैं। और नंद में एक जो सबसे प्लस पॉइंट ये था कि ये पहला ऐसा डायनेस्टी था मगध में स्पेशली, जिस जो बहुत बड़ी विशाल सेना भी रख रहे हैं और बहुत पैसा भी था इनके पास। महापदम नंद जो इसका जो शासक है, उसके बारे में कहा जाता है कि उस टाइम पे एक बुद्धिस्ट यात्री था जिसका नाम था तारानाथ। नाम सुना है आप लोगों ने? तारानाथ। वो कहता है कि इसकी जो सीमाएं हैं, यानी महापदम नंद की जो सीमाएं हैं, उस माना जाता है कि बियॉन्ड सी भी थी। सी इन द सेंस कि उड़ीसा से भी आगे थी कहीं पे,
अगर मगध है तो मगध का क्षेत्र कहां तक जाएगा, बहुत आगे तक अगर जाएगा भी तो उसको आप आगे बढ़ा दीजिए, कहां तक, उड़ीसा तक। उड़ीसा तक अगर आप उसको लेकर के जाते हैं तो उड़ीसा से बाद आप देखिएगा कि युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। एक तो अशोक ने लड़ा था, एक ऑलरेडी महापद्म नंद ने लड़ा था, कलिंग का वॉर। कलिंग जाते थे ना ये युद्ध करने। अरे बाबा, कहाँ है कलिंग, नहीं, उड़ीसा तो सुना होगा आप सबने। पहले इतना डाउटफुल वाले से देख रहे हैं कि मैम कुछ नहीं। अरे बाबा सुनिए, क्या आप लोग भी करके रखे हैं। थोड़ा सा क्या है, क्यूरियोसिटी रखा कीजिए, ठीक है। अगर पढ़ने आए हैं, और मैं बता देती हूँ सीरियसली क्या है कि चूंकि आप लोग वनडे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा क्या है, अपने नॉलेज को वाइड रखिए या थोड़ा बड़ा रखिए। 1 सेकेंड, अच्छा जैसा भी मैप बनेगा थोड़ा सा क्या है बेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाइए, हुआ उड़ीसा, ये रहा मगध। अगर ये यहां से एक्सपेंशन करेगा तो कहां तक जाएगा, जाएगा ना। अच्छा, अभी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है, मनाया गया है ना। क्यों मनाया जाता है बिहार दिवस, क्या हुआ था उस दिन। हाँ, बंगाल से अलग हुआ था, उड़ीसा से अलग हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बंगाल से नहीं, बंगाल याद रखिएगा, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनकी क्या थी, प्रेसिडेंसी थी। मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है डिवीजन वो कब हो रहा है बिहार का। हाँ, तो वो उस टाइम पे क्या होता, वो उड़ीसा उससे क्या क्या करके अलग करके फिर फाइनली बिहार जो है एक स्टेट बना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 22 मार्च को अभी बिहार दिवस मनाया गया था, तो बिहार दिवस यही था कि उस टाइम पे क्या किया था, उसको एक तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से जब अलग होता है बिहार, तो उस टाइम भी वो उड़ीसा के साथ अटैच रहता है। समझ में आ गई बात, यानी बिहार और उड़ीसा उस टाइम तक अटैच रहते हैं जब तक कि नेक्स्ट डिवीजन नहीं हो जाता है। क्लियर है। तो कुछ चीजें क्या है ध्यान रखिएगा, अभी अभी बनाया गया है बिहार दिवस, मना है ना। कब मना है, 22 मार्च को। अब तो नहीं भूलेंगे, अब उड़ीसा नहीं भूलेंगे। हाँ, अब टेंशन में आगे मत देखिएगा उड़ीसा कहाँ गया, ये रहा उड़ीसा, ठीक है। इनफैक्ट आप देखिएगा, आप लोगों में से मुझे लगता है ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे, वहां एक यूनिवर्सिटी है कलिंगा यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट जाके वहां से बीटेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के लिए काफी मतलब फेमस है मे बी, और वहां से लोग करते हैं स्टूडेंट। यहाँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं वहीं कलिंगा से ही पढ़ा हुआ हूँ, या हाँ। अब जो भी है, आप लोग ज्यादा, मैंने बताया है आपसे, तो ये तो मैं सही बोल रही हूँ, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपको, वो था हिस्ट्री का पार्ट। अब आप बात करेंगे यहाँ पे कि जो रीजनल किंगडम्स है, जो रीजनल किंगडम्स है, जो क्षेत्रीय राजवंश है। अब क्षेत्रीय राजवंश में देखिए, अगर बिहार के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये वाला पूरा एरिया कौन सा है, मिथिलांचल है ना, ये मिथिला इसको बोला जाता है। वी कैन ऑल्सो से दैट इसको मिथिला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथिला। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, यहीं की है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कुछ चीजें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ये हो गए, यानी अगर आप ये जो बीच में मैं जो पार्टीशन बना रही हूँ, ये है गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा रिवर है। यहां आ जाइए, ये क्या है आपका, साउथ बिहार, साउथ बिहार इन द सेंस दक्षिण बिहार। मैंने मधुबनी में, आप जगे हुए हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म सही में लो है अभी तक, मुझे डाउट लग रहा है। 3 नहीं बजा है क्या, 4-5 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, अभी बाकी है, दैट्स ये मधुबनी। मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, ये मिथिलांचल है, ये वाला जो एरिया है, और यहाँ मधुबनी पेंटिंग, यानी ये जो मिथिलांचल, जो लोग नहीं जानते हैं कि बेसिकली मिथिलांचल बोलते किसको है, ये तराई बेल्ट जो होगा, ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, ये कौन सा बेल्ट है, ये हिमालय की तलहटी में, यानी फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ये जो रीजन्स है। तो यहाँ पर कुछ क्या थी, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डायनेस्टीज थी, जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ हो गया आपको दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में अगर आप आएंगे यहाँ पर इस तरफ क्षेत्र में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या थे, जो राजपूत डायनेस्टीज को आप कह लीजिए, जो कि स्पेशली कहाँ से, मालवा से आए थे, मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर कुछ राजपूत वंश के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे, इस इधर ही बीच में कुछ चीजें रुकी, मैं बता देती हूँ। ये राजपूत वंश हो गया, और कुछ मुजफ्फरपुर वाले रेंज जानते हैं आप सब, ये रहा। तो इस रेंज में कुछ जनजातीय यानी ट्राइबल्स जो थे, उनका भी क्या रहा था, रीजन्स रहा था। जैसे आप लोगों ने वैनवार डायनेस्टी सुना है, कौन सा, कोई बात नहीं है,
वैनवार वंश। वैनवार वंश जो है ये क्या था आपका, ये जनजातीय वंश था, ठीक है। ट्राइबल्स थे जो यहाँ पर क्या करते हैं, रूल करने लगते हैं, उनको वैनवार डायनेस्टी, दे वर नोन एज वैनवार, वैनवार डायनेस्टी, ठीक है, लिख लीजिएगा इनके बारे में, वैनवार डायनेस्टी। वैनवार डायनेस्टी जो कि जनजातीय डायनेस्टी भी बीच में क्या होती है, बिहार में रूल करती है, उसके बारे में हमने बताया है। मैं बता रही हूँ, अभी आप पहले इसको लिख तो लीजिए। ठीक है, मिथिलांचल में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था कर्नाट, नाम सुना है? कर्नाट थी या अर्काट थी, बताइए? कर्नाट डायनेस्टी है, अर्काट नहीं, अर्काट दूसरी डायनेस्टी है जो बिहार से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इतिहास में क्या है, कुछ नाम ऐसे जो आपको क्या लगता है, सिमिलर लगता है। तो इस एरिया में, इस क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायनेस्टी है जो कौन सा वंश है, कर्नाट वंश है। ये जो कर्नाट वंश में आपको बता देती हूँ, बख्तियार खिलजी जब आता है यहाँ पर बिहार के क्षेत्र में, जब वो एंट्री करता है, तो उस टाइम पर ये लोग क्या थे, वहां पर रूल कर रहे थे। तो इसीलिए क्या है, कर्नाट डायनेस्टी के बारे में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई मिथिला में अगर कोई लीड कर रहा था तो काफी लंबे समय तक इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर शासन किया। वैनवार डायनेस्टी, आरा और भोजपुर का जो बेल्ट आप देख रहे हैं, आप सुनिएगा कि वहां पर राजपूत बहुत ज्यादा है उस बेल्ट में, अगर आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मध्य प्रदेश से बहुत सारे राजपूत जो माइग्रेट करके, जब दिल्ली सल्तनत के जो बहुत सारे इस तरह के जो रूलर्स आए थे, और जब ये अटैक करना यानी मुस्लिम इन्वेजन जब शुरू हुआ था, तो बहुत सारे ऐसी डायनेस्टीज थी जो माइग्रेट करना शुरू करती है दूसरे क्षेत्रों में। तो वहां से, मध्य प्रदेश से जब माइग्रेट करके जब ये कहाँ पहुंच जाते हैं, बिहार की ओर, और बिहार में पहुंच के स्पेशली आरा भोजपुर वाला जो बेल्ट है, वहां पर ये रहना शुरू करते। तो ये बेसिकली क्या, वहां पर राजपूत वंश, या इसको वो लोग क्या है, उसी में कहा जाता है कि वो या तो परमार है या भोज डायनेस्टी हो गया। ये जो भी टाइटल आप सुनते हैं, उस साइड के जो एरिया जो राजपूत है वो लगाते भी हैं अपने नाम में। आप सुनिएगा, परमार हैं, हम भोज हैं, हम सिसोदिया हैं, वो लगाते हैं प्रॉपर अपने नाम में, ये टाइटल स्टैग करते हैं। तो कारण ये है कि ये माइग्रेटेड लोग थे, राजपूत थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर क्या किया, काफी दिन तक लीड किया है और यहाँ पर शासन भी किया है। ठीक है, अकबर के टाइम पर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ, जब अकबर यहाँ पर था तो उस टाइम पे भी ये राजपूत क्या थे, यहाँ पर लीड कर रहे थे, यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष में। तो यहाँ पर ये स्थिति रही है। अगर क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम देखें तो कर्नाट डायनेस्टी हो गई आपको मिथिला में, ठीक है। और यहाँ नीचे अगर आप आते तो हम देखते हैं कि आरा भोजपुर वाला जो बेल्ट है वो बेसिकली वहां पे कौन है, राजपूतानाज है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो अथर्ववेद में या ऋग्वेद में अगर आप बात करेंगे तो कीकर प्रदेश बोला गया है बिहार को। कीकर का मतलब होता है क्या, जो जंगली लोग, जो जहां जानवर या मतलब कह लीजिए असुर टाइप के लोग जो रहते हो। तो बेसिकली झारखंड वाला क्या, झारखंड, अच्छा अभी ना झारखंड अलग हुआ है, पहले तो पार्ट इसी का था। तो अभी अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 2 मई को जेपीएससी भी है, कुछ लोग शायद में भी आप लोगों में से भरे हैं या नहीं भरे हैं, आप लोगों में से कोई दे रहे हैं, झारखंड दे रहे हैं आप लोगों में से कोई? हाँ, दे रहे हैं, कौन, आप दे रहे हैं? हाँ, तो झारखंड आप पढ़े हो, किक्कट प्रदेश बोला जाता था झारखंड को। किक्कट मतलब जंगल झाड़ का देश। और जब मुगल्स आते हैं तो वो प्रॉपर झारखंड को कहते भी है क्या है कि ये खोखरा प्रदेश है, और ये इसलिए उसका नाम भी कुछ वैसा ही पड़ा, झाड़ झंखाड़ बहुत ज्यादा थे, जंगलों का देश था, इसी कारण उसको क्या कहा गया, झारखंड। तो कीकर यानी गया वाला जो बेल्ट है उसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे असुर लोग रहते हैं। असुर इन द सेंस समझ रहे हैं, राक्षस टाइप के लोग, शैतान टाइप के लोग, हाँ, मांस खाने वाले लोग। अच्छा बस हो गया है, किसी को चिढ़ नहीं ना है भाई गया वाले बेटे से। ये नहीं कि अपनी दुश्मनी निकाल लीजिए कि गया के जो लोग, ऐसा नहीं है क्या कि अलग अलग यानी स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे कि हम लोग क्या देखते हैं, ऋग्वेद में पहली बार हम लोग को पता चलता है कि कीकर नाम से बोला गया बिहार के बारे में। और जब आप बात करेंगे कि अथर्ववेद में सबसे पहले और पंचविश ब्राह्मण, इन दोनों में पहली बार बिहार के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें व्रात्य प्रदेश बोला गया है, व्रात्य, ठीक है। हाँ, व्रात्य मतलब क्या होता है बताइए? जंगल, वही देश जहां जंगल हो, ठीक है, व्रात्य प्रदेश इसको कहा गया है। इनफैक्ट आप लोग मौर्यंस भी जब पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा क्या थे, मौर्यंस के पास हाथी थे। कारण यह है कि जंगल जो थे क्या थे, काफी ज्यादा थे, जिसके कारण इनके पास एक अच्छी खासी गज सेना, गज इन द सेंस हाथी की सेना थी। यही कारण है क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे।
तो ये पूरा देश कैसा था, पूरा का पूरा जंगल था। तो यहाँ पर क्या है, कुछ डायनेस्टीज आपको क्या करनी है, इसमें पढ़नी है। और स्पेशली मैंने आपसे क्या बताया, कुछ स्पेसिफिक एरिया, जैसे बख्ती, अब ये तो रहा आपका उस टाइम पे के कुछ डायनेस्टीज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे अगर आप आ जाइए, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक चलता है ये टाइम पीरियड। अभी आप लोग कौन सी सल्तनत में है, कौन सी सल्तनत में है? पढ़ाई देखिए, पढ़ा जब पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इमेजिन भी किया कीजिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये अभी बैठ के आप लोग कहाँ के बारे में जानना चाह रहे हैं, मगध के बारे में जानना चाह रहे हैं? नहीं जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था ये माना जाता है 1206 से 1526। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, बिहार में आपको पढ़ना है इस टाइम पीरियड में, स्पेशली किसके बारे में, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, इसने किया था। समस्या क्या थी आपको बता देती हूँ, ये जब गया वहां पर तो इसने सोचा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सोने चांदी और समथिंग होंगे वहां पे। जब वो गया तो वहां उसे क्या मिल रहे हैं भाई, उसे बुक्स ही बुक्स मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या था भाई, कई फ्लोर्स थे वहां पे, नालंदा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बुक्स थे। अब इसे क्या लगा कि जब मुझे नहीं मिला सोना तो ये बुक्स का मैं क्या करूंगा, इसे जला दो। चिढ़ में या उस गुस्से में, एंगर में उसने क्या किया, पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी के जितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जितने भी महंगे महंगे, मतलब कह सकते हैं कि अभी के टाइम पर उसका कोई मोल नहीं है, उन सभी पुस्तकों को इस इलिटरेट पर्सन ने क्या किया, सबको। हाँ बताइए। हिंदू धर्म को नाश करने के लिए बहुत बीमार पड़ गया। हाँ, बीमार पड़ गया नहीं। आपसे एक बात, इसके पीछे अगर जैसे कहा जाता है ना कि अपने धर्म के प्रचार के लिए, या फिर नॉर्मली मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रही हूँ कि इस्लाम धर्म के प्रचार नहीं होता क्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपसे बोला जाए कि तुम जाओ इस घर में और खूब देर तक डिगिंग करो, यहाँ पे तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप बहुत देर तक गए, आपने खूब खोदा, आपको सोना नहीं मिला, लास्ट में आप क्या करेंगे, जो कुछ भी दिखेगा पटक देंगे। हाँ हाँ, उसके इलाज करवाया गया था। हाँ हाँ, ये सब सुनिए। देखिए मैंने आपसे क्या, कुछ ओरली कहानी, आप वहीं से हैं क्या, उसी रेंज से हैं क्या? मैंने क्या किया, इस तरह की जो कहानियां होती है स्पेसिफिक उस क्षेत्र से जुड़ी होती हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा है। नहीं तो ये सब मैंने आपसे क्या, लेकिन अगर आप ओरली, अगर एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। बख्तियार खिलजी के बारे में ये कि वो गया था ढूंढने के लिए कि यहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी होंगे, नहीं मिला। उस एंगर में उसने क्या किया, पूरा का पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था। अब वही चक्कर यही है कि उसको समझ नहीं थी कि ये इतने सारे, इतनी बहुमूल्य पुस्तकें हैं, बेशकीमती पुस्तकें हैं, जिसे हमें रखना चाहिए था। और इसके बाद बहुत से स्कॉलर्स क्या हुए थे, बहुत नाराज हुए, बहुत सारे लोग बहुत दुखी हो गए थे कि इसने किया क्या। एक लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस समझते हैं ना, आप सभी विद्यार्थी हैं, आप खुद ही बहुत सारे क्या करते हैं, किताब कॉपी आप जब खरीदते हैं, आपके ही किताब कॉपी अचानक से कभी कुछ भुला जाए या कभी गलती से क्या हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो कितना गुस्सा आता है, आता है या नहीं आता है? तो कहीं ना कहीं से ये धरोहर होता है। इसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी अपने कुछ काम की वजह से भी जाना जाता है। खैर ये तो हो गया इसके केस में। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जिसके बारे में मेन आपको देखना है वो कौन है, शेरशाह सूरी। अगर देखा जाए इसका टाइम पीरियड फ्रॉम 1540 टू 1545, ये इसका टाइम पीरियड है। इसने 5 साल ही शासन किया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन 5 साल ही इसका क्या रहा है, बहुत ही मार्वेलस रहा है और काफी काम करवाए हैं इसने। इसको सड़के आजम भी कहा जाता था। क्यों? बिकॉज इसने क्या करवाया था, ही कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि उस टाइम पे क्या था, मतलब उसने बेसिकली, हाँ अगर आप टेक्नोलॉजिकली अगर देखेंगे, चूंकि जब मुगल्स को हटा करके, यानी हुमायूं को हटा करके आगरा वाले रीजन में कौन थे, मुगल्स थे, और इसका एरिया कौन सा था भाई, बिहार का। तो कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया कि बहुत सारे रोड के जाल बिछा दिए ताकि हम अपने साम्राज्य से सीधी कनेक्टिविटी बनाकर रखें। और रोड रहेंगे, अगर कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो हम इजी क्या कर सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं। जिसके कारण उसने क्या किया, एक बड़े लेवल पे क्या किया, रोड बनवाया। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा, अगर नॉर्मली अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए है क्या कि भाई हुमायूं को हटाया उसने, तो वो कहां पर आ गया, आगरा आ गया। अब जब आगरा आ गए तो पहले रह कहाँ रहा था वो,
बिहार में, तो आगरा से बंगाल की जो बिहार की जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे बना के रखेंगे? उसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जिसके लिए उसने क्या किया, बहुत बड़े लेवल पे क्या किया, रोड बनवाया, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाया। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्या है, उपलब्धि है। जो लोग भी नए वाला बिहार म्यूजियम अगर जो लोग गए होंगे वहां देखिएगा, शेर शाह सूरी का क्या है, एक अलग से ही एक गैलरी बनाया गया है जिसमें सारी चीजें बताई गई, क्योंकि उसने बहुत सारे इनोवेटिव काम करवाए थे। उसने रोड तो बनवाया ही बनवाया, मेजरमेंट में भी जो हम बाट माप जिसको कहते हैं, वेइंग स्केल जो होता है, उसमें भी उसने क्या किया था, बहुत सारे चेंजेस करवाए थे। उसके साथ साथ डाक सिस्टम जो है उसको भी क्या किया उसने, सुधारा। और उसके साथ साथ पटना का जो नाम आज देख रहे हैं, पटना, ये किसके टाइम पर पड़ा है? कहाँ आप रीजनल इतिहास, लोकल वाला इतिहास कि पटन देवी के नाम पर पढ़ा, नहीं, पटना का नाम, पटना जो पड़ा है ये शेर शाह सूरी के टाइम पर पड़ा। पहले पाटलिपुत्रा था, उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, पटना हो गया। और रुपया जो हम सुनते हैं अभी भी रुपया है, क्या कह रहे हैं, अजीमाबाद एक बहुत बड़े शायर थे, शाह अजीमाबादी, उनके नाम से ही क्या है। इनफैक्ट अभी जो आप लोग का एक क्वेश्चन आया भी है बीपीएससी के 66 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था कि सरफरोशी की तमन्ना जो है ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन में आपका था राम प्रसाद बिस्मिल, उसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस थे जिसमें ज्यादातर लोग ने क्या किया है, मार किया है, सब कौन सा टिक ऑप्शन मार दिया, सबने राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने उसको गाया था, लिखा नहीं था, लिखा था शाह अजीमाबादी ने जो पटना के थे। समझ में आ गई बात, ये अजीमाबादी ही थे जिन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना, उनकी लिखी हुई रचना है। अजीमाबाद इसलिए क्या है, मतलब पटना का पुराना नाम क्या था, वही था। तो ये गलती जो है ना, ये ज्यादातर लोग, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, मेरी लास्ट क्लास जब मैं पीटी की ले रही थी, मैं यही बात एक दिन अचानक से डिस्कस कर रही थी इसी मुद्दे पे, और ये क्वेश्चन आ भी गया। आया तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे थे, उन्होंने मैसेज किया, मैम आप बता रही थी वो क्वेश्चन आया भी। कई बार होता है कोइंसिडेंस कि लेक्चर के दौरान कुछ ऐसी बातें भी आ जाती हैं कि कई बार क्या होता है वही एग्जाम में आ जाते हैं। ये कोइंसिडेंस था जो आया। तो यहाँ पर क्या करना है कि शेर शाह सूरी के बारे में कुछ जो उसके क्या क्या उसने योजनाएं बनाई थी, और बिहार के कंटेक्स्ट में कौन कौन सा, जैसे आपने सुना होगा कि शेर शाह का जो मकबरा है अष्ट गुम्बज, देखा है आप लोगों ने, ऑक्टोगोनल इसको कहते हैं। तो उसके बारे में कुछ है कि पूछा था कहाँ पर है, या हाँ बिल्कुल, रोहतासगढ़ का किला, कौन सा किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट बिहार में कहां पर है, और सबसे कम, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये सुन लीजिए, मैं आपसे वही करी, रोहतासगढ़ इन द सेंस कि रोहतास सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट के साथ क्या है, अभी बिहार में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वही है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। बाकी रेस्ट पीछे सुन लीजिए, थोड़ा सा क्या है आपको इसके साथ साथ, जैसे जहांगीर के टाइम पर, हाँ जी, पीछे जहांगीर के टाइम पर बिहार में क्या क्या चेंजेस हुए थे, या जहांगीर और शाहजहां, ठीक है, इस टाइम पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मुगल्स जो थे इनके 12 सूबास थे, ठीक है, 12 सूबास थे। उन 12 सूबों, सूबा मतलब होता है जैसे मान लीजिए अभी आप कहते हैं ना कि स्टेट हो गया, तो मुगलों के 12 सूबा थे, उन सूबा में से एक बिहार था। तो इसका मतलब है जब से मुगल आ रहे हैं तब से क्या है कि बिहार भी एक सूबा है, याद रखिएगा, ठीक है। उन 12 सूबाज में से जैसे जब मुगल्स आ जाते हैं, मुगलों के समय पे हम क्या देखते हैं, 12 सूबा है, सूबा, और इन सूबा में से एक सूबा कौन है अपना, बिहार है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि मुगल्स का भी क्या होगा, यहाँ पे आवागमन होता रहेगा, क्योंकि वो उनका भी क्या है, मेजर सूबा है, जिसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी वो क्या करते हैं, बना के रखते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए अब इसमें क्या है, जहांगीर हो गया, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। शाहजहां हो गया या फिर औरंगजेब, इनके टाइम पे क्या रहा, थोड़ा थोड़ी चीजें आपको क्या करनी है, देख जानी, बाकी कुछ नहीं इसमें करना, इसमें ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है, जो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा बहुत काम इस पे करना है। मुगल्स के टाइम पीरियड पे क्या क्या चेंजेस हुए थे बिहार में जान लेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप अभी पढ़ेंगे फर्दर आपको हमेशा काम देगा। बिहार को एक बार पढ़िए ढंग से, लेकिन पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि वो पीटी में भी काम दे, और फर्दर आप कल को जो भी आप मेंस लिखते हैं तो उसमें भी क्या कर सके, आपको रिलेट कर सके, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, यानी अगर हम लोग ये किसके बारे में बात कर रहे थे, टिल फ्रॉम 1206 से लेकर के 1707 तक, 1707 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये पूरा टाइम पीरियड किसका है, मुगल्स का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो है दैट इज पोस्ट मुगल पीरियड। आप लोगों ने बंगाल का नाम सुना है, इसको कहा जाता है उत्तर मुगल काल। दिस टाइम पीरियड इज नोन एज
उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल, ठीक है। इस टाइम पीरियड में बिहार में कैसे, पीछे आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? मैं इतने ढंग से आपको समझा रही हूँ, मत बात करिए, फिर भी क्यों बात कर रहे हैं? मजा आता है बात करने में। अच्छा, ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं मैं मजा, ऐसा तो नहीं कह सकते मजा नहीं आता। क्लास के बाद बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा टीचर की बात को भी क्या कहता है, सुना जाता है। आपको जब खुद से ही मान लीजिए आपको जो भी डिस्कस करना है, कोई डाउट है तो मैं तो बोल ही रही मैं हूँ, आप पूछिए। पहले मैं बता तो दूं आपको कि आपको पढ़ाना क्या है मुझे। यही नहीं बताऊंगी तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? क्या क्या नाम है आपका? हाँ, रोहित। ना, ऐसा है, मैं अपने क्लास के सभी स्टूडेंट से इंटरेक्शन रखती हूँ। मैं आपको बता दूं, अभी मैं जहाँ क्लास रही थी वहां काफी बच्चे थे। लास्ट रो भी जो था ना, मैं उस वाले स्टूडेंट से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा अच्छा, एक का नाम था रंजन। अभी 1857 का मैंने पूछा कि ये बताओ कि मेंस की क्लास चल रही थी, मैंने पूछा कि ये बताओ अगर पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा, तुरंत उठ के मैम चर्बी वाला कारतूस था, यही कारण रहा। मतलब मेंस में यही लिख के आएंगे आप? तो नहीं बोला, नहीं मैम रंजन आप यही लिख के आएंगे। तो ये क्या है ना, क्लास में अगर नाम भी पता रहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे लगभग याद रहता भी है नाम। हिस्ट्री की टीचर इसलिए और भी ज्यादा याद रहता है, एक बार कोई बता देता है नाम तो नाम क्या है, किससे क्या होता है कि क्लास में एक कहा जाता है कि इंटरैक्टिव सेशन तभी होता है जब आप भी बराबरी से पार्टिसिपेट करें। अगर मैं कहीं पूछ रही हूँ तो आप भी क्या करें, जवाब दें। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप भी मुझसे पूछिए। कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप बेफिक्र क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी उत्तर मुगल काल में हम लोग को क्या देखना है, अगर आप देखेंगे तो जो पलासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये पोस्ट मुगल है। कब से कब तक चल रहा है ये पोस्ट मुगल पीरियड? मैं आपको बता देती हूँ, देखिए 1707 से लेकर के 1857 तक, जब बहादुर शाह जफर एज अ लास्ट मुगल एम्परर, इनका मामला जब क्लियर हो जाता है तो ये माना जाता है कि ये पूरा पोस्ट मुगल पीरियड यहीं से समाप्त हो जाता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट होता है कि ये टाइम पीरियड था क्या। 1707 से लेके 1857 तक का टाइम पीरियड को लोग मुगल ही बोलते हैं। मुगल है नहीं, पूरा डिक्लाइन नहीं है, एक तरह से क्या मुगल्स हैं, बट दे वर नॉट एज पावरफुल एज बिफोर। जैसे ये पहले पावरफुल थे वैसे अब नहीं रहते हैं। यही इस टाइम पे समस्या है। जो प्रॉब्लम यही है कि औरंगजेब तक हम देखते हैं कि शासक मजबूत है, लेकिन औरंगजेब के बाद हमें कोई भी शासक वैसा मजबूत नहीं दिखता है जो पूरे स्टेट को या एम्पायर को क्या कर सके, एकजुट कर सके या मजबूत कर सके। एक चीज समझ लीजिएगा, सल्तनत और साम्राज्य में अंतर होता है। सल्तनत एक छोटी सीमा होती है, जैसे दिल्ली जो है हमारा, ये पूरा 40 किलोमीटर के रेंज में है। पता है ना, दिल्ली जो है पूरे का पूरा 40 किलोमीटर में है। तो ये हो गया, यहाँ पर उस टाइम पे जितने शासक थे ये क्या, ये सल्तनत कहलाएगा। लेकिन अशोक के टाइम पीरियड पे जो उसका एरिया था वो कहलाता है एम्पायर, साम्राज्य। यानी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आपका साम्राज्य का विस्तार हो, दैट इज कॉल्ड एम्पायर। समझ में आ गई बात? तो आप लोग भी अपना एम्पायर बनाएंगे या सल्तनत बनाएंगे? एम्पायर बनाएंगे, यानी घूस ज्यादा लेने का प्लान है, उसका मतलब तो यही है। समझ में आ रही है बात? एक सरकारी अधिकारी होकर के 70-75 हजार की सैलरी में आप एम्पायर बना लेंगे? आप खुद सोचिए, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ये? अच्छा, जिसका पहले से बना, हाँ ये एक अलग कंडीशन है। इट मीन्स कि वो पहले से ही अगर हो तो अलग बात है, ठीक है, उसको और डेवलप करेंगे। हाँ सही कह रहे हैं, मतलब प्लान है। आप लोग क्या बनाएंगी, सल्तनत बनाएंगे, एम्पायर बनाएंगी? हाँ, हाँ यहाँ लड़कियों में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, सुनिए, एक चीज ऐसा है क्या, अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ से वहां वो माइग्रेट करती हैं, पलायन हमेशा अच्छा होता है। लड़कियों का विवाह हो तो जाता है, बट पलायन क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है सभी कंटेक्स्ट में। आज आप अपने बिहार से पलायन करके आए तो कुछ अच्छा सीख रहे हैं ना। लाइफ में माइग्रेशन जरूरी है समटाइम। अगर आप एक जगह है ना तो क्या हो जाएगी आपकी स्थिति? हाँ, हाँ। कोई नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए ये जितनी है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशली बॉयज, इनका श्योर सिलेक्शन है, ये कल को अधिकारी हो रही हैं। तय बात है, संबंध अच्छे बना के रखिए। ऐसा नहीं कि कल को उसको टारगेट कर ले कि इन्होंने क्लास में हमें ऐसा बोला था, ये मेरे क्लास के क्लासमेट थे, इन्होंने ऐसी बात कही थी। क्योंकि अधिकारी बनेंगे, पावर आया जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, चलिए आते हैं इसमें 1757 तक। तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें जो हम लोग को पढ़नी है, स्पेशली यहाँ पे बंगाल जब युद्ध हो रहा है 1757 में, ठीक है, और यहाँ पर बक्सर का युद्ध जब हो रहा है, तो बक्सर के युद्ध में इंपॉर्टेंट कौन है आपको, मीर कासिम।
ठीक है। मीर कासिम क्यों भाई? क्योंकि ये क्या करता है, मुंगेर अपनी राजधानी शिफ्ट कर देता है। ये थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। मुंगेर चूंकि कहाँ है, बिहार में है, तो मुंगेर में आपके क्वेश्चन कहां से बनते हैं, मीर कासिम से। 1764 के बैटल ऑफ बक्सर क्वेश्चन आपके कहां से बन रहा है, 1764 के बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर से आपके क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली मीर कासिम के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे वहां पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पीटी में आ चुका है आप लोग का, कि मीर कासिम ने अपना शस्त्रागार, न्यू जो कह सकते हैं कि इसने कहां पर स्टैब्लिश किया था अपने नए शस्त्रागार को, वेपन्स रखने का जो न्यू इसने जगह बनाया, तो वो कहां पर स्टैब्लिश किया था, तो इसने मुंगेर में किया था। और अचानक से मुंगेर, जो समझिएगा, इस बैटल के बाद अचानक से पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अब तक जो बंगाल में हो रही थी, वो अचानक से कहां होने लग गई, मुंगेर में होने लग गई। तो मुंगेर कहां है, बिहार में। तो यहां से आपके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, अक्सर बनने के चांसेस होते हैं बैटल ऑफ बक्सर से, ज्यादा चांसेस है। 1757 से चांसेस है या नहीं है? क्या 1757 में शिफ्ट नहीं किया, 1757 में तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ। एक मिनट रुक जाइए, बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है आपको 1757, जिस टाइम से माना जाता है कि इंडिया में, यानी बंगाल में कह लीजिए आप, कि हम क्या देखते हैं, ब्रिटिशर्स की एंट्री हो जाती है। यानी यह माना जाता है कि यहां से अब ब्रिटिशर्स का राज, यानी ब्रिटिशर्स इन द सेंस ईस्ट इंडिया कंपनी लीड करना शुरू कर देती है। ये वो टाइम पीरियड है 1757। एक तरह से जैसे मान लीजिए आप सब दिल्ली पहुंचे, वो निर्णायक टाइम हुआ, यानी 1757 सिलेक्शन ले लिए बैटल ऑफ बक्सर। समझ गए क्या? समझे या नहीं समझे? दो युद्ध से अपने आप को क्या करिए, कोरिलेट करिए। निर्णायक क्या रहा आप लोगों का? निर्णायक ये रहा ना कि आप लोग यहाँ पहुंचे। अब यहीं से तो डिसाइड होगा कि क्या होगा आगे। क्या आप बीपीएससी निकालते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीपीएससी निकाल के यूपीएससी की भी चाह रखते हैं, होता है नहीं होता है? क्या कोई चाह नहीं है? वाह, मोक्ष की प्राप्ति पहले ही हो गई है, हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था आप तो पहले ही उस लेवल पे पहुंच गए। तो इसके बारे में सुनिए, मैंने क्या कहा, मीर कासिम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा। जब बैटल ऑफ जब प्लासी वॉर हो रहा है 1757 से लेकर के 60 तक का जो टाइम पीरियड है, 60 तक, यहाँ पर रहता है मीर जाफर। वो मैं आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी बता दूंगी। मीर जाफर यानी 1760 से लेकर के 64 तक ये क्या करता है, वहीं रहता है। और उसी दौरान इसको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने भी हमें क्या कर रखा है, बहुत तंग कर रखा है। देन आफ्टर ही फाइनली शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। वो वहां से क्या कर रहा है, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी शिफ्ट कर देता है मुंगेर की ओर। यही क्या है, और जब शिफ्ट करता है तभी बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है, होता है। कारण यही था क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि अब ये अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बन चुके हैं और ये हमारी पहुंच से दूर जाना चाहता है, जिसके कारण ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस पर अटैक करने का प्लान करते हैं। यही आपका, इसलिए मैंने क्या कहा कि इसलिए ये क्या है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पर। और इसके बाद एक जो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके क्वेश्चन आते भी हैं और बीपीएससी समटाइम इस पे बहुत अजीब अजीब से आंसर देता भी है। ठीक है, आप लोगों ने इससे आज से 1-2 साल पहले आई गेस 2019 में जो पेपर हुआ था 18 में, अभी कौन सा है 66, ठीक है, हाँ 65th वाला जो रिजल्ट आया था, 64th वाला जो आया था रिजल्ट, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ पर थे जब ये 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, उस समय वीर कुंवर सिंह कहाँ पर थे। तो आंसर प्रॉपरली यही होना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर आरा के थे। ठीक है, तो उसमें आंसर हम लोगों ने माना क्या कि ये पटना के थे। तो पटना के कैसे माना, तो आयोग ने ये माना कि भाई वो जो है शारीरिक रूप से आरा में थे, मानसिक रूप से पटना में थे। अब ये कैसा जवाब है, ये आयोग ही बेहतर जाने कि ये किस प्रकार से इन्होंने को रिलेट किया आंसर को। सबने सर पकड़ लिया। और बीपीएससी इस क्वेश्चन में मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि 1857 के रिवोल्ट में स्पेशली आप लोग करिएगा क्या कि जो बीपीएससी के पीटी के अब तक के जो आंसर इस से 1857 से एक क्वेश्चन आपका 100% है, हर बार पूछा जाता है और हर बार आंसर भी फ्लक्चुएट करता है। एक सबसे ताज्जुब वाली बात है कि आपको क्या है, आप क्या देखते हैं, एक नंबर से इन है, एक नंबर से आउट है। तो हम अपनी तैयारी ऐसी रखें जिसमें हम क्या हो सके, अगर इन और आउट वाली कंडीशन है तो हम आयोग का आंसर देख के जाएंगे। मान लीजिएगा आयोग ने मान लिया कि नहीं ऐसा है, तो आप भी वही मानिए, ठीक है वही था, जो तुम मानो हम वही मानेंगे, हमें सिलेक्शन चाहिए। क्या नहीं कहा जाता है?
प्यार और जंग में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। तो भाई ये अगर ये जो आप बीपीएससी दे रहे हैं तो एक तरह से आपका प्यार ही है ना, आपकी मोहब्बत ही है, तो जिसके लिए आप यहाँ आके बैठे हैं, वरना पढ़ना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सीरियसली नहीं कह रहे हैं हम, कोई नहीं। 1857 पे क्या आते हैं आपके क्वेश्चंस, अच्छे खासे आते हैं, अच्छे खासे इन द सेंस कि एकदम समझिए श्योर है आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आपको करना क्या है यहाँ पर, ये तो मैं आपको पूरी चीजें बता ही दूंगी। और इसमें क्या है, आपको वीर कुंवर सिंह का रोल, वीर कुंवर सिंह का रोल सोच लीजिए, 80 साल के बूढ़े थे ये जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा था, और आप लोग कितने साल के हैं? तब नींद आती है। नहीं, मैं आपको एक बात में एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप सभी मुझे लग रहा है कि ज्यादा एज के वैसे भी नहीं है, सब बहुत कम एज के ही दिख रहा है मुझे। फ्रेशर जो होता है 16 साल के तो नहीं ही होंगे, अब ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जो भी होंगे 21 के बाद ही तैयारी कर सकते हैं कमीशन की, ठीक है ना? तो एटलीस्ट 21 से ऊपर तो होंगे, या उसमें भी डाउट है क्या आप लोगों में? आ? अच्छा फिर से, कोई नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग, मैं बोल तो रही हूँ ना, बोर्ड से क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, आई एम ऑल्सो अ गुड ऑरेटर, ठीक है। अच्छा श्रोता तभी होता है जब एक अच्छा वक्ता आपके सामने हो। तो मुझे लग रहा है कि मैं तो इतना बोलती हूँ कि अब आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं। हाँ, इतना नहीं, मतलब मैं जरूरी बातें आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतना जरूर बता दे रही हूँ कि आपको समस्या नहीं आएगी, कि अगर आप इस क्लास से जाएं तो मुझे लगता है कि एक पूरा ओवरव्यू आपको बीपीएससी के कंटेक्स्ट में, स्पेशली बिहार स्पेशल के कंटेक्स्ट में क्या पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। अब तक जो मैंने आपको बताया, चाहे एंशियंट हो, मेडिवल हो, और ये मॉडर्न में, बताइए क्यों नहीं हो रहा है ये? हो गया ये, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वीर कुंवर सिंह से, और मैंने आपसे क्या किया कि एक बार आप लोग क्या करिएगा, जो क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं इसको आप लोग देख जाइएगा। अच्छा, क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने ले लिया है इसका? किस किस ने नहीं लिया है मुझे ये बताइए। जिन्होंने नहीं लिया, तत्काल प्रभाव से आज जा करके तुरंत क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन बैंक जो है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अंधेरे में क्या कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भूल के भी मत कीजिएगा। सबसे पहले आपका जो प्राथमिक काम है, यहाँ कोचिंग से निकलते के साथ क्वेश्चन बैंक लीजिए, बीपीएससी के पीटी का जो भी अब तक क्वेश्चन आए हैं आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको भी आइडिया हो जाएगा। सबसे पहला काम यही करना है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और एटलीस्ट आज जो है आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा क्वेश्चन बैंक पे टाइम दे दीजिए, 1-1.5 घंटा अपनी तरफ से, कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह के बारे में 1857 से मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आपको इस पे क्या करना है, ये मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी ही। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं 1857 पे, जैसे सम टाइम उनके भाई के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, सम टाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो वीर कुंवर सिंह ने जो अपना अभियान, जो कैंपेन चलाया था, जब ये आरा से शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो वो कैसे कहाँ कहाँ माइग्रेट किए थे, यानी कहाँ कहाँ गए थे। जैसे उसमें है कि बांदा है, फिर कालपी है, या ग्वालियर है, या फिर कानपुर है, या फिर लखनऊ है, या फिर आजमगढ़ है, वो कैसे पहुंचे थे। इस तरह से क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं सीक्वेंस में, कि उनकी जो जर्नी थी 1857 के रिवोल्ट में, वो कहाँ से कहाँ तक गई। यहाँ पे इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, 1850 क्या क्या, हाँ हाँ, देखिए उसमें अगर आप देखिएगा, पटना आरा में नहीं, ऑलमोस्ट जो मुजफ्फरपुर से जब चले थे यहाँ पे, शाहाबाद के पास सब लोग मिलते हैं उनसे। शाहाबाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां पर आकर के सारे रिबेलियंस जो मिलिट्री जो थे वो लोग आकर के वहां पे मिलते हैं। फिर बाद में, हाँ, मैंने आपसे क्या कहा, कुछ कुछ अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो शाहाबाद है, बट कमीशन मैंने अभी तो बताया आपसे। जब वो ये कह सकता है कि भाई आप दिमागी रूप से इधर हैं और उधर हैं, तो ये आप तैयार रहिए। मैंने क्या कहा, फ्लक्चुएट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस टॉपिक में बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि आंसर आयोग का बहुत फ्लक्चुएट करता है 1857 में, तो आप रेडी रहिए। और जो आंसर पूछ रहा है, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, जब ये टॉपिक में पढ़ाऊंगी तो साथ में देख भी लीजिएगा कि आंसर क्या माना, आप अपने आप को उस तरह से तैयार रखिए। समझदारी इसी में ना, मान लीजिए हो सकता है जो आप इस बार सही पढ़ के गए वही पूछ दे, और वही वो मानने की उम्मीद में हो, तो क्या जो ऑप्शन प्रीवियस ऑप्शन रहा वो रहे ही नहीं, और इस बार नए ऑप्शन के साथ वो सोच रहा हो कि जो एक्चुअल चीजें वही पूछ रहा हो, तब क्या करेंगे? ये भी तो चेंजेस हो सकता है ना। तो 1857 आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। अब आ जाइए, हम लोग जब बात करेंगे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता
आंदोलन के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे बिहार, ठीक है। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, बिहार। और बिहार में हम लोगों को क्या दिखता है, जो इस टाइम पे यानी कि 1905 से पहले, इट मींस 1900 के आसपास में और 1900 से लेके 1902 के आसपास में बिहार में जो बनाई गई संस्थाएं थी, बिहार में बनाई गई संस्थाएं यानी जो इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप हुई थी, स्पेशली किस पर्पस से, ये यूथ को क्या करने के लिए, यूथ के अंदर युवाओं को अवेयर करने के लिए कि अपने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप क्या करें, जागृत हो, या अपने जो हमारा जो राइट्स है आप उसके लिए क्या हो, अवेयर हो जाओ। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस तैयार किए गए थे, जैसे दरभंगा में सरस्वती एकेडमी, मैं आपको कुछ नाम बता दे रही हूँ। तो कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट्स जो थे वो क्या होने लगे थे, इस टाइम पे स्टैब्लिश्ड होने लगे थे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए 1905 में, जो कि क्या है आपका, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी आंदोलन का क्या रहा है, आपका समय रहा है। बंगाल विभाजन यही हो रहा है, यानी बंगाल विभाजन के बाद क्या हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन। आफ्टर बंगाल डिवीजन, आफ्टर बंगाल डिवीजन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन। बिहार के कंटेक्स्ट में कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बिहार से कौन से नेता थे, कौन से लीडर थे, बिहार के कौन से क्षेत्र में ये आंदोलन सक्रिय रहा, क्या उत्तर बिहार इसके चपेट में था या नहीं था, क्या दक्षिण बिहार इसमें चपेट में था या नहीं था। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अब जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं या मॉडर्न इंडियन बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्पेशली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के कंटेक्स्ट में, तो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार बिल्कुल क्लियर डिवीजन है। समझ में आ गई बात, यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का क्या है, एकदम क्लियरली डिवीजन हो चुका है। और वहां से आप देखिएगा कि क्वेश्चंस बनता है कि किस क्षेत्र तक है, यानी उत्तर बिहार में था या नहीं था ये वाला आंदोलन सक्रिय, दक्षिण बिहार में सक्रिय था या नहीं था। तो यहाँ पर जैसे और जितने लोग भी आप लोग बिहार से है ना, आज ही जाकर के बिहार का एक मैप अपने कमरे में अपने टेबल के सामने लगा लीजिएगा। इसका फायदा ये होगा आपको कि वो बिहार की ज्योग्राफी में भी काम देगा, रिवर्स वगैरह आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो लोकेशन वाइज आपके बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे मधेपुरा के बगल में कौन सा जगह है, खगड़िया के बगल में कौन सा जगह है, स्पेशली ये वाला जो रीजन है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से बिहार में क्या है, अक्सर एक क्वेश्चन फिक्स है कि इस राज्य के बगल में, मतलब इस जिले के बगल में कौन सा जिला है, ये क्वेश्चन आपका हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है। उसके अलावा गंगा नदी के आसपास में कौन से जो शहर है जो बसे हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, तो मैप का बेनिफिट आपको यही होगा। आप अगर उसको ले लेते हैं तो उसका फायदा क्या होगा कि आपको साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार का डिवीजन भी समझ में आ जाएगा, प्लस और एक ज्योग्राफिकल मींस एक जो जिसमें कि पूरा का पूरा क्या हो, नदियां रिवर्स वगैरह उसमें क्लियर कट पता हो कि ये नदियां हैं, वो सब चीजें आप वैसा एक ले लीजिएगा याद से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर जो जो मूवमेंट्स हुए, ये हो गया। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, हम आते हैं 1916 में होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट, ठीक है। अब होम रूल मूवमेंट में क्या था यहाँ पर, स्पेशली यहाँ पूछ देता है कि बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन बिहार में स्पेशली इसको लीड कौन कर रहे थे, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको करना क्या है आपको कि यहाँ पर, यानी होम रूल लीग मूवमेंट ये मैं पढ़ाऊंगी, आपको उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो मैं करवा दूंगी, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि ये टॉपिक्स क्या करने हैं आपको। जैसे अगर आप लोग हिस्ट्री के पर्पज से भी होम रूल लीग पढ़ेंगे ही, तो अगर पढ़ रहे हैं तो साथ में क्या बिहार का भी आपको क्या करना होगा, देखना होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ, तो हाँ मैं ही पढ़ाऊंगी इसलिए, लेकिन थोड़ा बहुत खुद से नहीं पढ़िएगा क्या, हाँ देख लीजिए ये कह रहे मैम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा है, सेल्फ स्टडी नाम की भी कोई चीज होती है, हाँ अच्छा तब अच्छी बात है ये स्मार्ट है ये लोग काफी, हाँ स्मार्टली आप लोगों ने लिख लिया इसे, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917। इसलिए देखिएगा जो बिहार से लोग होते क्या कहते हैं, हम कहाँ के, गांधी जी के तपोभूमि से हैं, चंपारण सत्याग्रह, हम अशोक के मगध साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, हम गौतम बुद्ध के साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, बट हमारी कुछ लक्षण अभी भी कुछ वैसे खुद पे थोड़ा डाउट हो जाता है क्या, हाँ होता है या नहीं होता है। हम इन सब की धरती से तो हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है अभी कोशिश लेकिन कर रहे हैं सुधार की, धीरे धीरे हो जाएगा हो जाएगा। चलिए आइए, चंपारण सत्याग्रह, इससे क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आपको मैं बता दूं राजकुमार शुक्ला,
इनसे एक क्वेश्चन क्या बनता है कि ये बताइए सतवरिया गांव से थे या भितिहरवा, राजकुमार शुक्ला किस गांव से थे? बहुत क्वेश्चन आता है। सतवरिया नाम सुना आप लोगों ने? और किस गांव से थे राजकुमार शुक्ला? पता नहीं। मुरली भरहवा नाम है इस जगह का, सुन लीजिए। मोतिहारी का कोई है आप लोगों में से? है ना? उसी उसी पूर्वी चंपारण में पड़ता है ये स्पेसिफिक जो क्षेत्र है, मुरली भरहवा, और वही सतवरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो राजकुमार शुक्ला चूंकि वही इनवाइट करते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए, और उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया था। गांधी जी के पीछे पड़ गए थे ये कि चलिए आप, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारे यहाँ जो किसान है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, राजकुमार शुक्ला ने अपने तरफ से वो सारे एफर्ट्स लगा दिए थे, पहले भी कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारी बात सुन ली जाए, यहाँ पर जो भी पेजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है। बट दिक्कत क्या था कि जुडिशियरी सिस्टम किसका है? ब्रिटिशर्स का। पुलिस सिस्टम किसका है? ब्रिटिशर्स का। तो जितने भी, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी किसके हैं? वो भी ब्रिटिशर्स के। अब ऐसी कंडीशन में कंडीशन क्या है भाई कि जो भी यहाँ के पेजेंट्स उनके फेवर में कोई चीज है ही नहीं। तब लास्टली क्या होता है, राजकुमार शुक्ल जो है वो सुनते हैं कि भाई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन आ रहे हैं? गांधी जी पहुंच रहे हैं। और गांधी जी पहले ही फेमस हो चुके थे, साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था, मूवमेंट चलाया था, सत्याग्रह वो वहीं पर पहले इस्तेमाल कर चुके थे, उसका प्रयोग वहां पर कर चुके थे। तब इनको लगा कि नहीं भाई हमें उनसे मिलना चाहिए, और ये गए वहां से। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आगे तो नहीं, आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ना रहता है कि क्या है, लेकिन था क्या कि उसके बाद से राजकुमार शुक्ल ऐसे पीछे नहीं पड़े। वो वहां तो मिलते ही है लखनऊ में, उसके बाद वो उनसे कानपुर में मिलते हैं कि आप चलिए मेरे यहाँ, चलिए चंपारण, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, चल के देखिए किसानों की स्थिति क्या है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है ठीक है चलेंगे। फिर ये गांधी जी से गुजरात में जाके मिलते हैं, चलिए आप चलिए मेरे यहाँ। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कलकत्ता आने वाला हूँ, तुम एक काम करो, तुम मुझसे वहीं मिल लेना। ये राजकुमार शुक्ल पहले पहुंच के बैठे हुए थे, गांधी जी आ रहे हैं। लास्टली जब गांधी जी कहे अब तो चलना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है, तो जब गांधी जी ट्रेन में बैठे थे, राजकुमार शुक्ल अपने साथ जब ले जा रहे थे, तब गांधी जी कहते हैं ये सीधा साधा दिखता हुआ किसान कितना जिद्दी है, मुझे ले ही गया ये। समझ में आ गई बात? तो जिद क्या होती है, कई बार बहुत अच्छी भी होती है, बेशक कि वो अच्छे, है ना, काम के लिए किया गया हो। अगर राजकुमार शुक्ल अगर जिद नहीं पालते तो गांधी जी पहुंचते नहीं पहुंचते, और गांधी जी नहीं पहुंचते तो चंपारण सत्याग्रह नहीं होता, और इतना बड़ा आंदोलन। और गांधी जी एक नॉर्मल, यानी इसके पहले भारत में एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर के कभी सामने नहीं आ पाते। अगर चंपारण सत्याग्रह नहीं होता तो गांधी जी एक जो हमारे नेशनल लीडर बन के उभरे, वो तो चंपारण सत्याग्रह की ही देन थी। समझ में आई बात? तो हम लोग, आप लोग किस लैंड से हैं? राजकुमार शुक्ला के लैंड से हैं। समझिए, जिद ऐसा गांधी जी को उठा के ले गए, लास्टली तंग तंग आ गए गांधी जी। गांधी जी ने प्रॉपर लिखा है, सीधा दिखते हैं यार ये किसान, लेकिन है कितने जिद्दी। लेकिन कहा कि मानना पड़ेगा, यही होता है ना, जिद क्या होता है कई टाइम अच्छा भी होता है। आ? नहीं बिल्कुल है क्या, मैंने क्या क्या जिद, मैंने क्या कहा कि उद्देश्य, आप गांधी जी कहते हैं ना साध्य और साधन, सुनते हैं ना आप लोग, साध्य और साधन, तो गांधी जी ने तो ये बात तो कही है कि आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। उद्देश्य अच्छा है तो सब चीज क्या है, ठीक है। आप सभी लोग एक अच्छे उद्देश्य के साथ यहाँ बैठे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करेंगे। और मैं आपको नो डाउट, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप आस्था, यस, इस मामले में मैं ये नहीं कह रही हूँ बड़ाई की बात कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, यहाँ सच में बहुत अच्छी तैयारी होती है। मैं वहां भी थी तो भी मैं, बच्चे कहते थे कि मैम हम लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ से सिलेक्शन रेशियो भी ज्यादा है। तो कई टाइम क्या होता है कि आप ज्यादा घूमे नहीं और अच्छी जगह पहुंच गए, ये आपका लक है। मैं सच बोल रही हूँ इस मामले में कि अच्छी जगह अगर आप पहुंच जाते हैं कई बार, तो क्या होता है कि आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं कि हाँ मुझे करना क्या है। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे अगर राजकुमार शुक्ल लखनऊ नहीं जाते तो उनकी मुलाकात होती क्या गांधी जी से? तो लखनऊ जाना क्या रहा उनके लिए? क्या रहा? यू टर्न रहा। तो आपके लिए क्या रहा? बस बस समझ लीजिएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए 1920 में हम लोग क्या देखते हैं, असहयोग आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट। नन कॉपरेशन मूवमेंट, आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? अभी मना किए, अभी तो वादा किए थे आप सब, मैंने मना नहीं, आपने वादा किया था ना बात नहीं करेंगे, तो बात क्यों कर रहे हैं? बच्चे हैं आप सब, सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं। नन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन,
ठीक है। असहयोग आंदोलन में हम क्या देख रहे हैं, बिहार का, यानी यहाँ पर क्या करना है, एक चीज और है, हिस्ट्री में भी ये चलेगा आपका और आपका ये बिहार के कंटेक्स्ट में भी। असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रमुख नेता थे, यानी जो इस टाइम के जो फेमस लीडर्स हुए वो कौन से थे, फेमस लीडर्स, असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए जो फेमस लीडर्स हैं, उससे क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आगे भी आप लोग नाम सुनेंगे बार बार, मौलाना मजहरुल हक नाम सुनेंगे आप लोग लगातार, है ना। उसके अलावा आप आ जाइए सच्चिदानंद सिन्हा, उनका भी नाम आपको सुनेगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बहुत सारे ऐसे। आप आ जाइए, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह पे थे तो उनके साथ साथ कौन थे, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, ये लोग क्या थे, उनके साथ दे रहे थे, जो उनके साथ साथ गए थे। तो है क्या कि चंपारण सत्याग्रह के बाद मैं आपको एक बात और बताती हूँ, एक अच्छा जो इसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे उस समय जो बिहार के जो लीडर्स थे, जो यूथ लीडर्स थे, उनके इमरजेंस यानी उनके भी उभरने का मौका मिला और वो भी लोगों के बीच क्या हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में जो एक चेंज आया था वो ये था कि ये लोग जाकर के प्रॉपर किसान से पूछते थे कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉपर उसको डेटा में लिखते थे। तभी जब चंपारण सत्याग्रह में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जब बनाई गई, तो चूंकि इनके पास क्या है, डेटा था पूरा का पूरा, जो किसानों ने खुद से कहा था, वो सारे डेटा जो थे वो क्या थे, एग्जैक्ट डेटा जो किसान बता रहे थे कि हाँ ये हमारे साथ समस्याएं हुई हैं। तो था क्या कि जा करके जो इन लोगों ने फील्ड वर्क किया चंपारण सत्याग्रह में, उसके बाद से ये लोग क्या हो गए थे, काफी पॉपुलर हो गए थे, फेमस फेस हो गए। गांधी जी बेशक यहाँ ज्यादा दिन उसके बाद नहीं रुके, लेकिन यहाँ के लोकल लीडर्स जो थे क्या हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैंने आपको बताई, और भी जो है अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब लीडर्स धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं, फेमस हो चुके हैं इस टाइम पे, ये लोग लीड कर रहे थे। तो 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। एक आपका आता है 1930 में, स्पेशली सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का बार बार आता है, जैसे कि चौकीदारी कर, डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस थे, इट मींस डिफरेंट टैक्सेस इन बिहार, जो कि क्या किया गया था, कहीं कहीं पर रोक दिया गया था कि हम ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। तो चौकीदारी कर उसी में से एक था, जो ब्रिटिशर्स आपको क्या करते थे, प्रोटेक्शन यानी चौकीदारी जो है टैक्स लिया करते थे। तो इस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मोटो था, मैं नॉर्मली आपको बता दूं, वो ये था कि हम ब्रिटिशर्स के लॉस को तोड़ेंगे। सविनय मतलब समझते हैं क्या होता है, बहुत विनय पूर्वक हम क्या करेंगे, आपका काम बिगाड़ देंगे, बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, आपके काम को बिगाड़ेंगे। तो ये है आपका सविनय अवज्ञा। अवज्ञा मतलब होता है नहीं मानना। हम लोग कहते हैं ना वो बड़ा ही ओबीडियंट बच्चा है, यानी वो बहुत सबकी बात मानता है, डिसओबीडियंट है, हम क्या करेंगे, विनम्रता के साथ आपका काम बिगाड़ेंगे। ये अपने आप में क्या था, नई थ्योरी थी। समझ में आई बात। तो इसमें यही था कि अलग अलग जगहों पे उस समय पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे ब्रिटिशर्स के कानून को तोड़ा गया। अब जैसे मान लीजिए कि बिहार में समुद्र है क्या, नहीं है, तो बेसिकली अगर सविनय अवज्ञा में देखेंगे तो नमक कर तोड़ा गया था, है ना। सॉल्ट लॉ को पहली बार क्या किया गया था, उसको तोड़ा गया था, क्योंकि नमक पे ही टैक्स लगा दिया गया था। और गांधी जी का ये कहना था, ये सबसे बेसिक्स चीज है जिसपे आपने क्या किया है, टैक्स लगा दिया है। तो इस पे गांधी जी ने क्या कहा कि ठीक है, अब अलग अलग कारण अब करना ही है कि पूरे भारत के लोग अलग अलग क्षेत्रों पे इसमें क्या करेंगे, अब इसका अपोज करेंगे अपने अपने तरीके से। तो अब चूंकि बिहार में अगर समुद्र नहीं है तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। अगर बिहार में समुद्र नहीं है, नमक नहीं बन रहा है, तो वहां क्या करेंगे, नमक खाना छोड़ देंगे। तो कौन सा नमक यूज करेंगे टाटा नमक। देख लीजिए कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं आप सब, हैं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सही में, हैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। देखिए आप पटना में पढ़िएगा कि पटना में कई तालाब, वहां पे नखासपुर एक जगह है पटना सिटी के पास में, वहां जाकर के इन लोगों ने क्या किया था, नमकीन मतलब मिट्टी जो होता है उससे क्या किया था, नमक बनाया भी था। और जो कानून एग्जैक्टली इसमें यही था नियम में कि लॉज तोड़ना है ब्रिटिशर्स के, उसके लिए इन लोगों ने चौकीदारी कर जो था वो देना छोड़ा था। तो इसमें क्वेश्चंस आपके यही आते हैं कि बिहार के कौन से क्षेत्र में ये जो टैक्स है इसको तोड़ दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो यहां से क्वेश्चन हर बार आपके क्या है, बनते हैं। आप लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, लिख मैं रही हूं, हाँ परेशानी आपको क्यों हो रही है ये बताइए, क्या कह रहे हैं।
हाँ ठीक है, चलिए। तो अब ये समझ गए, यानी अगर सिविल डिसोबीडियंस पूछा जाएगा तो उसमें भी क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं कि जो कहाँ कहाँ कौन से सॉल्ट मतलब जो लॉज ब्रेक किए गए वो कहाँ कहाँ किए गए थे और कौन कौन से लीडर्स थे। अगेन ध्यान रखना है कि इसमें लीडर्स कौन थे जो लीड कर रहे थे बिहार में, ठीक है। और लास्ट आप आ जाइए जो बिहार में, इसके बाद आपको उसके बाद नहीं पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। 1942 का आपको भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इट मींस क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें आपको क्या पूछ जाता है, जयप्रकाश नारायण, रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन आ जाता है आजाद दस्ता, रोल ऑफ आजाद दस्ता, रोल ऑफ आजाद दस्ता। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जैसे अगर हम बात करेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी जो था, इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और सोशलिज्म उस टाइम पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आया था, समाजवाद। ये मैं आप लोगों को ये लिख लिया आप लोगों ने। तो बेसिकली अगर मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जाए कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, आपको यहीं तक पढ़ना है, यानी जो मूवमेंट्स है वो यहीं तक पढ़ने हैं। और इसी में आपको क्या, जो मैंने संस्थाएं बता ही दी हैं, इंस्टीट्यूशंस जो उस टाइम पे स्टैब्लिश हुए थे वो पढ़ने हैं। और इसमें रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण और उनके साथ साथ कौन कौन से लोग थे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो मूवमेंट था वो क्या हो गया था, हिडन हो गया था, अंडरग्राउंड हो चुका था एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। तो उस टाइम ये लोग कौन कौन से एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे मान लीजिए रेडियो के माध्यम से सक्रिय थे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, कुछ बहुत जैसे, और आजाद दस्ता के बारे में पूछ दिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके इसके बनते हैं, जो हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देख लिया जाएगा। तो ये था आपका बिहार हिस्ट्री के बारे में ऑल ओवर जो मैंने आपको बताया। कम है या ज्यादा है, कम है, ऐसा है, मैंने सिर्फ डेट देके बताया कि ये है, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, एक अच्छा खासा, लेकिन ये कि इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि बिहार स्पेशल से कहीं भी क्वेश्चन आएगा, आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आ जाइए, नेक्स्ट थोड़ा सा आ जाइएगा इसमें, बिहार ज्योग्राफी। क्या बिहार ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नहीं आता है क्या, आता है नहीं आता। इसी बार पूछा ना कि माइका जो है कहाँ मिलता है, बिहार के किस क्षेत्र में। इस बार का क्वेश्चन है पीटी का 66 पीटी में क्वेश्चन आया कि माइका, माइका समझते हैं, MICA क्या होता है, हाँ, बिहार का भूगोल। चलिए कोई नहीं, आप लोग फ्रेशर हैं, तो बाकी मैंने क्या, क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। भूगोल में मैं आपको बस ये कह रही हूँ, भूगोल ज्यादा टफ नहीं है बिहार का, लेकिन इतना तय है कि इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके, आएंगे ही आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हो गया, मान लीजिए सपोज दैट क्या है, गंगा नदी। अब गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, कितनी सिटीज हैं, ये एकदम पक्का फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, मान के चल लीजिए। नहीं, वो अभी नहीं जोड़ना, वो 12 में से नाम दे देगा, ठीक है ना। तो यो आपको क्या करना होगा, 12 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी सिटीज हैं जो वहां पर उसको टच कर रही है, गंगा नदी को। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका, है ना। तो यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में, बसे शहर यानी कौन कौन सी जो सिटीज हैं ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपको। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ बिहार और ये हो गया आपको साउथ बिहार। तो साउथ बिहार जो बेसिकली अगर आप बात करें स्टूडेंट, ये क्या है आपका, ड्रॉट एरिया है। ड्रॉट मीन्स सूखा क्षेत्र है, ठीक है। ये कैसा क्षेत्र है, सूखा। और ये वाला जो क्षेत्र है ये कैसा है, फ्लडेड है, यानी फ्लड एरिया है, फ्लड जोन है ये। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें क्या करनी है, जैसे यहां से आने वाली जो नदियां, कोसी नदी किस तरफ है, इधर ऊपर है, किधर है,
नॉर्थ में है तो कोसी नदी के बारे में आपको जैसे क्या होगा कि क्वेश्चन क्या होता था कि गंगा, ये जितनी नदियां उत्तर से आ रही हैं और जो दक्षिण से आ रही हैं, ठीक है, इसमें से जो नदियां, ज्यादातर मोस्ट ऑफ नदी गंगा नदी में क्या होती है, आकर के मिल जाती हैं, मर्ज कर जाती हैं। तो यहाँ पर गंगा और गंगा की जो सब्सिडरी जो रिवर्स है, जो उसको अलायंस रिवर जो से आके मिल रही हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्योग्राफी में ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियां और उसकी सहायक नदियां। लेकिन आप क्या करिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप डिवीजन कर दीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, नॉर्थ बिहार से अलग जो नदियां आ रही हैं, स्पेशली हिमालयन रेंज की जो रिवर्स हैं, वैसी नदियां जिनका उद्गम कहां से है, हिमालय से, ठीक है। और साउथ बिहार में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैसी नदियां, चूंकि इसके नीचे झारखंड है, तो वैसी नदियां जो छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकल के आ रही हैं, जो रांची के पास जो प्लेटू है, जिसको छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, वहां से कौन कौन सी नदियां निकल के आती हैं और साउथ बिहार की गंगा नदी में आकर के, यानी दक्षिण बिहार से होते हुए गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप डिवीजन कर लीजिएगा कैसे, दक्षिण बिहार की नदियां और उत्तर बिहार की नदियां। इससे क्या होगा, पढ़ने में भी आपको आसानी होगा और बाद में क्या, बहुत ही लॉन्ग टर्म तक, एक बार मैंने आपसे क्या कहा, बिहार स्पेशल एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, हमेशा काम देगा, क्योंकि ये आपको पीटी से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक में आपसे पूछा जाता है। आज जैसे सपोज दैट आप ही बोल रहे हैं मैं मोतिहारी का हूं, तो आपसे पूछ देंगे कि अच्छा बताइए वहां पे कि मान क्षेत्र किसको बोलते हैं, मान एरिया किसको कहा जाता है। सुने ही होंगे, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी तो बता ही दूंगी, ठीक है। टाल एरिया जैसे है, जो लोग बाढ़ मोकामा के हैं तो कहाँ किसको बोलते हैं, टाल। चौर एरिया किसको बोलते हैं, ज्योग्राफी में ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र है, जैसे क्या कह रहे हैं, नहीं, किसने बोला कि बंजर भूमि को, हाँ, कुछ तो तुक्का लग ही जाएगा कहीं ना कहीं पे, इतने सारे तुक्का लगा रहे हैं आप सब, ये आप लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप लोग भी बताइए कि क्या लग रहा है, हाँ, क्या कह रहे हैं, पहले देख अच्छा, अच्छा, ऐसा है, ज्यादा गुमान नहीं पालना चाहिए, ठीक है। ये इनकी अच्छाई है कि ये शांत होकर के सुन रही हैं। कुछ लोग बोलने में यकीन नहीं करते हैं, रिजल्ट बताता है, क्या है ना। फिर ऐसा नहीं बोलते हैं इस तरह से, ऐसा है कि अपने जो साथी जो आई हैं, ये इनकी जर्नी भी बहुत लंबी होगी, और लड़कियां वैसे भी, एक बार सुन लीजिए, लड़कियों की कोई भी लड़की हो, उसकी यात्रा इतनी आसान नहीं होती, घर से अगर बाहर निकल के वो पढ़ रही है, पढ़ा रही है, वो बहुत टफ जर्नी के थ्रू आती है। तो रिस्पेक्ट किया कीजिए वुमेन्स की, उन पे हंसिए नहीं और मजाक मत किया कीजिए। क्या क्या कह रहे हैं, नहीं हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम एक जेन्युइन बात आप लोग को समझा रहे हैं। आप लोग दुनिया, एक चीज बताए, आप कल को हमेशा, आपको हमेशा फीमेल कलीग्स मिलेंगी ही मिलेंगी, तो ये सब कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं। हो सकता है आपको मेल टीचर ना बताए, बट एज अ फीमेल टीचर मैं तो आप लोग को भी बताऊंगी कि आप लोग भी इसको क्या किया कीजिए, फॉलो करिए इस चीज को। अक्सर देखिएगा कि लड़के जब लड़कियां के साथ हो तो अच्छे से आप तरीके से बात करना सीख जाते हैं, फिर आप अपने टोन में नहीं रहते हैं। हाँ हाँ, पीछे मतलब नहीं दिखा रहे कि आप लोग पीछे हैं, सहभागिता बढ़ाइए। हाँ, तो ये आज सुन लीजिए आप लोगों को क्या बोला गया है, सह पार्टिसिपेशन, आपके क्लासमेट्स भी चाहते हैं कि आप लोग अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, बताइए। नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है, चूंकि ये प्रमोट करते हैं या ये साथ देते हैं, इसलिए भी कई बात क्या है कि अगर ये जर्नी ऐसे नहीं हो जाती है, ये भी सही बात है। तो है क्या, आप लोग भी आंसर दीजिए, अगर ये लोग दे रहे हैं तो आप लोग भी जवाब दीजिए कि हाँ मैम ये लग रहा है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को क्या कहा कि भूगोल में करना क्या है, आप लोग नदियों को बांट दीजिएगा, और प्लीज आज जाकर के क्या करिए, मैप ले लीजिएगा, मैप लगा लीजिएगा अपने घर के इसमें जहां पे भी आपका स्टडी टेबल हो वहां पर। और दक्षिण स्पेशली क्या है आपको, दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार, ठीक है, इन दोनों की नदियां और सहायक नदियां, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। और मैंने क्या कहा, हिमालयी नदियां, उत्तर बिहार में कौन सी नदियां है, हिमालय। और ये आपको ना, आपको नॉर्मल इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या करेगा, काम देगा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन सी नदियों का उद्गम जो है इनमें से, जो कि हिमालयन रेंज से हो रहा है, उसके बारे में बताएं। तो ये आपको नॉर्मल इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या करेगा, काम देगा, ठीक है। अब जैसे बिहार में मिलने वाले जो धातु हैं ठीक है, या फिर आप आ जाइए मिनरल्स, खनिज कौन कौन से हैं बिहार में, मिनरल्स। तो बिहार में अगर हम बात करें तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, यानी अगर हम इस पर आ जाए मैप पर, तो स्पेशली आप देखिएगा कि मिनरल्स के मामले में कौन सा एरिया रिच है ज्यादा, साउथ भारत नहीं है वो, दक्षिण बिहार है वो। अब मुझे पता था, हो जाता है कई बार कंफ्यूजन, ये दक्षिण बिहार है, ठीक है। इन साउथ बिहार, दक्षिण बिहार
हाँ हाँ ठीक। चलिए आइए, दक्षिण बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर बिहार में अगर हम देखेंगे तो चूंकि आप देखिएगा जो स्पेशली जो गन्ने से संबंधित जो उद्योग है या जो भी शुगर मिल्स हैं वो मोस्ट ऑफ नॉर्थ बिहार में है। कारण ये है क्योंकि तराई बेल्ट में क्या होता है, वहां पर गन्ने की खेती अच्छी होती है, और इस वाले रीजन में स्पेशली एग्रीकल्चर में अगर हम लोग बात करें तो इस ये वाला बेल्ट अच्छा खासा क्या है, यहाँ पर गन्ने की खेती से लेकर के अनानास, मौसमी, जैसे किशनगंज का जो बेल्ट हो गया वो भी कहाँ है आपका, इसी रीजन में है ना। तो वहां पे अनानास का जो है, जूट की खेती बहुत अच्छी होती है। तो इस मामले में यानी ये तो हो ही गया, साथ में हम क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर का एक चीज और मैं बता दूं, जैसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे आया था, आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ था, तो इस बार जैसे पीटी में भी क्वेश्चन क्या है पूछ दिया गया आपसे, तो है क्या कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें बताई गई, जैसे इस बार इतना प्रोडक्शन रहा बिहार में, गन्ने की इतनी खेती हुई, चावल का प्रोडक्शन इतना हुआ, तो उसमें क्या है कि एक साथ अगर दोनों अगर कंबाइन करके चलते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता रहेगा कि ओवरऑल प्रोडक्शन हर रेंज में कितना हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए, पूछा जाए कि इस बार हम आलू का प्रोडक्शन बिहार में कितना ज्यादा रहा, ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि दाल का जो प्रोडक्शन, जो कि साउथ बिहार में पल्सेस ज्यादा अच्छे होते हैं, कारण क्या है, उसका लैंड है, उसके जो जमीन है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, वहां पे इसकी खेती ज्यादा अच्छी होती है। तो ये थोड़ा सा क्या करना है कि एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में भी विभिन्न, जैसे कि मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कह लीजिए कि जो अनाज है, जैसे आप गन्ने की खेती कहाँ पर हो रही है, शुगर केन की, ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है, और इससे संबंधित जो इंडस्ट्री है, शुगर केन से संबंधित ये कहाँ पर हो रही है, और इससे संबंधित जो इंडस्ट्री यानी कि जो भी उद्योग है वो कहाँ पर डेवलप हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये हो गया, और उसके अलावा मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे मान लीजिए बगानी खेती, जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं ना, तो हॉर्टिकल्चर के लिए बिहार में कौन सा क्षेत्र है, उत्तर बिहार में ज्यादा होता है या दक्षिण बिहार में? उत्तर बिहार में। मैं वही तो पूछ रही हूँ, मुझे बताइए ना कि बागानी जो कहा जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार में आम की खेती अभी के टाइम पे, वो हॉर्टिकल्चर में आएगा या किस में आएगा, किस में आएगा? अंदाजा लगाने की, पता नहीं किस में आएगा। अगर हम आम की खेती, जैसे बिहार में आप लोगों ने सुना होगा कि अल्फांसो कौन सा आम है जो फेमस है, अल्फांसो आम फेमस है। अच्छा, और जो बोल दो वही वही सही है। हाँ, तो एक चीज बताइए, आम की खेती अच्छी होती है ना, बिहार में अच्छी होती है ना। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, शाही लीची हो गया जिसको जीआई टैग भी मिला है, मगही पान हो गया, कतरनी चावल हो गया, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है बिहार में ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब आपको सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ कि ये सब जैसे मान लीजिए बगानी कृषि जो है बिहार में, स्पेशली कुछ क्षेत्र विशेष, जैसे ऐसा नहीं कि वो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, वो कुछ क्षेत्र विशेष में क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। जैसे सिंगापुरी केला जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्पेशली हाजीपुर वाले क्षेत्र में होता है। शाही लीची आप आ जाइए, तो लीची तो नॉर्मल होता है, बट शाही लीची उसका क्या और ज्यादा क्या है, रिफाइंड वर्जन है, जो और बहुत ज्यादा उसका डिमांड भी है। तो वो कौन से क्षेत्र में हो रहा है, ये सब हम लोग को क्या करना है, उसमें पढ़ना है कि बागान जैसे इस तरह की जो खेती है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। और फिर जैसे माना जाए, आप बिहार में आलू की खेती बहुत अच्छी होती है, आलू में भी दक्षिण बिहार जो वो बहुत ज्यादा उसका क्या प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है, जो स्पेशली गंगा के आसपास का जो बेल्ट है। आप लोगों ने दियारा, आप लोग समझते हैं दियारा वाला बेल्ट, समझते हैं किसको कहा जाता है? गंगा के पार नहीं, गंगा जो हुआ ना, हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए गंगा हुआ ना, तो गंगा के पास में यहाँ पे ये इसके आसपास का जो बेल्ट हुआ वही बेसिकली क्या कहलाता है, दियारा। आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पीटी में पूछा हुआ भी है, आप जाके पीटी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पूछा है कि दियारा क्षेत्र किसको बोला जाता है, विच इज नोन एज द दियारा बेल्ट। दियारा बेल्ट बिहार में बोला किसको जाता है, तो ये वो बेल्ट होता है जो क्या है, आपको गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है जो उसको माना जाता है, और वहां पर खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपके ज्योग्राफी में, हाँ जी सुन लीजिए, ज्योग्राफी में क्या है आपका क्वेश्चन इससे बनता है। तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र, जैसे मान क्षेत्र, टाल क्षेत्र, टाल एरिया, चौर क्षेत्र, ये सब क्या है, कुछ एरियाज है। ठीक है, जहां पे ये सब चीजें क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, बेगूसराय के पास में एक झील है, कांवर झील, सुना है ना आप लोगों ने? कौन सा झील है वो? नहीं, वो कांवर झील तो है, नेचर क्या, व्हाट वाज द नेचर ऑफ दैट लेक?
बताइए उस लेक का नेचर क्या है, क्या है स्वरूप? कांवर लेक बहुत फेमस है। कौन सा पानी आता है? गीजर हो गया वो। ये तो हमें अभी भी पता चला, तो बिहार सरकार के लिए ये शॉकिंग न्यूज रहेगा कि कांवर लेक अचानक से क्या हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें? गीजर। सुन लीजिए, एक चीज मैं बता दूं, गीजर के बारे में अगर आप बात करेंगे, यानी गर्म जल कुंड जो होता है, जिसके लिए सल्फर जो होता है कि अगर नीचे में, तो वो सिर्फ राजगीर नहीं, मुंगेर में भी है। दो ही जगह ऐसा है बिहार का, राजगीर और मुंगेर का बेल्ट, जहां पर गीजर यानी गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। उसमें मैं नाम लिखवा दूंगी कि उसमें कौन कौन सा, जिसमें हायरार्की में माना था कौन सा ज्यादा गर्म है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो पूछते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो है क्या कि वो जो गोखुर झील समझते हैं, गोखुर झील भाई नदी है, ये नदी है, ये अचानक से क्या हो गई, मुड़ गई। ठीक है, जब ये मुड़ी तो इसने जो इसका जो शेप बना वो कैसा बनाएगा? गोखुर मतलब जैसे गाय का जो शेप होता है पैर का, हाँ, जिसको कह रहे हैं ऑक्सबो लेक इसको बोला जाता है, उसी को कहा जाता है। जो अचानक से सडनली, जैसे आप सुनिएगा केरल में बहुत ज्यादा बैक वाटर है, तो बैक वाटर इन द सेंस कि नदी वहां पे क्या हो गई, जैसे नदी है वो अचानक से क्या हो गई, सडनली चेंज कर गई, तो उसका जो पानी है उस पूरे एरिया में आप देखिएगा क्या होगा, लेक के फॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा। इसलिए कहा जाता है कि केरल में सबसे ज्यादा बैक वाटर है। बैक वाटर यानी उसका पानी जो है वो क्या हो चुका है। हाँ, तो वैसे ही हम लोग बात करें तो कांवर झील जो है ना, उसमें और भी चीजें क्या है कि वहां पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं अलग अलग जगह से, यानी हिमालयन रीजन से, तिब्बत रीजन से। इसके कारण भी क्या है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट टाइप्स जो लेक्स हैं जो बिहार में, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा, कुशेश्वर झील, कांवर झील, बहुत सारी झील है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ लेक्स हैं अलग अलग रीजन में जो आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में। अभी तो गर्म जल कुंड पे थे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अब वो काकोलत वहां हो गया, काकोलत राजगीर है। कैसे एरिया, ये कोई बात हो, आप कहिए कि हम यहाँ बैठे हैं, वो दूसरा वाला क्लास भी यहीं पर है। हाँ, ये नहीं है, आप समझिए उस चीज को जो आप कह रहे हैं ना कि वो वाटरफॉल, वो देखा जाता है कि हाइट के बेस पर नॉर्मल नॉर्मल जो झरने हैं, और गीजर होता है जो जमीन से जो पानी आता हो, दैट इज नोन एज गीजर, उसको कहा जाता है गर्म जलकुंड। ठीक है, जहां नीचे टेम्परेचर, तो सल्फर ऊपर से थोड़ी ना आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए खुद में कि अगर वो झरने हैं, वाटरफॉल है, तो ऊपर से कोई भी एकदम गर्म पानी के सामने जाके नहाएगा लोग? नहीं नहाएगा ना। पानी नीचे से हो, एक लेक टाइप का, एक ऐसा बना हो जहां पे इजिली आप जाके क्या कर सके, थोड़ा बहुत नहा सके, वैसा कंडीशन हो। और अगर ऊपर से एकदम गर्म फेंके तो जल जाइएगा आप। तो वो गर्म वाटरफॉल हो सकता है काकोलत का? तो काकोलत ही उसको बोला जाता है, काकोलत ही है। ठीक है, हाँ, तो ये मैं कह रही हूँ, वो लेकिन गर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। झील हो गया, उसके अलावा गीजर जिसको आप गर्म जलकुंड बोल रहे हैं। मेन देखिए, मैंने बिहार में आपसे क्या कहा कि जो मेन है ना बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। बाकी तो देखिए, अगर पॉलिटी के बारे में बात करें तो स्टेट आप लोग पढ़ते हैं, राज्य के बारे में, तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है, राज्य में गवर्नर की क्या भूमिका है ये आपको पता होगा, राज्य में अगर महाधिवक्ता है तो उसका क्या रोल होता है, ये सब आपको क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो वो जो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे वो आपके बिहार पॉलिटी का भी है। चूंकि बिहार में विधान परिषद है, तो बस बिहार विधान परिषद में भाई कितने सीट से हैं, कितने यहाँ पे, मान लीजिए अगर 75 सीट है तो 75 है, तो वो क्या है उसमें, और फिर कैसे उनका इलेक्शन होता है, इस तरह की चीजें जो है आपको थोड़ा बहुत और हल्का फुल्का आपका काम बढ़ेगा इंडियन बिहार के पॉलिटी की कंटेक्स्ट में, ज्यादा नहीं। क्या कह रहे हैं? पूछता नहीं, मैं इसलिए तो कह रही हूँ, लेकिन है क्या कि ध्यान, स्टेट के आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा अलग से क्या करना, चूंकि आपके यहाँ क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, परिषद है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है वो उसी को ध्यान में रख के पूछ रहा हो क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर विधान परिषद के बारे में पूछ रहा हो तो वहां चूंकि है तो पूछ रहा है, इसी वजह से एक संभावना ये भी है। और हो सकता है कहीं ये पूछ दे कि बताइए बिहार में जो विधान परिषद जो संख्या है उनकी कितनी संख्या है, ये बताइए। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से बन सकते हैं। पॉलिटी में ज्यादा टेंशन नहीं है। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में जो कहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, अभी इस बार का रिसेंट आप जाके पीटी का क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉपर पूछा है कि माइका किस क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, जो कुछ नए, जैसे ये तो हो गया, आपको ये क्लियर हो गया आप सबको? हाँ जी, ये क्लियर है आपको? ज्योग्राफी में समझ गए ना, यानी वाटरफॉल नॉर्थ बिहार में वैसे भी कोई देखिए झरना वरना नहीं है, जो है दक्षिण बिहार में ही आपको मिलेगा। नॉर्थ बिहार से कौन कौन से लोग हैं इसमें, है ना? कोई, इतने सारे लोग नॉर्थ बिहार से हैं, साउथ बिहार से
सब गंगा से तैर के आए हैं। अच्छा, गंगा से तैर के आए हैं या आप लोग गंडक नदी से तैर के आए हैं? अब बताइए, गंगा से या गंडक नदी से? हाँ, गंडक से। गंडक का क्या था पुराना नाम? एंशियंट नाम क्या था गंडक का? सदा नीरा, जिसमें हमेशा पानी बना रहे। सदा नीरा, नीरा मतलब होता है जल, सदा मतलब होता है हमेशा। तो याद रखिएगा, जो लोग भी उस तरफ से है ना, गंडक का क्या है ज्यादा वहां पर। हाँ जी, जितने लोग भी आप लोग वहां पर हैं नॉर्थ बिहार के, गंडक नदी का ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एक बूढ़ी गंडक है और एक गंडक है। दोनों का इमरजेंस जो अगर पूछा जाए, उद्गम दोनों अलग अलग है, और दोनों को बाढ़ लाने का भी जो रीजन है वो क्या है, अलग है। बूढ़ी गंडक से गोपालगंज और सिवान वाला क्षेत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। गंडक नदी जो है अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्पेशली जो वेस्ट चंपारण वाला जो बेल्ट है वो इफेक्टेड होता है। तो ये क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों में फर्क है, अगर किसी को भी लग रहा है कि दोनों नदी सेम है तो सेम नहीं है। एक बूढ़ी गंडक है और एक क्या है आपको, गंडक नदी है। ठीक है, तो ये हो गया। लेक वगैरह पढ़ना है हम लोगों को, तो वो मैं आप लोगों को इसमें क्या करूंगी, बता दूंगी। इसके बाद जो अब आता है नेक्स्ट, आपका पॉलिटी में मैंने समझा ही दिया है। इसके बाद आपका आता है कुछ प्लान्स, स्पेशली प्लान्स कैसा, बिहार सरकार की योजनाएं। सरकार की योजना, प्लान ऑफ बिहार गवर्नमेंट। जैसे इसमें देख लीजिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो आपको पढ़ना है। अब क्या हो गया, ये तो 2.0 आ चुका है, आ चुका है ना। सात निश्चय का अब सेकंड वर्जन जो है, यानी अपडेटेड वर्जन, वो आ चुका है। तो सात निश्चय में देखिएगा, इस बार भी क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है इस बार कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सात निश्चय में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है, योजना है जो सात निश्चय में है और सात निश्चय में नहीं है। क्वेश्चन आपके, और चूंकि बिहार आप लोग अगर दे रहे हैं तो बिहार में एक सबसे खतरनाक जो ऑप्शन आता है दैट इज ई। ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसी ऑप्शन की वजह से क्या हो चुके हैं। हाँ, इसी ऑप्शन की वजह से क्या हो जाता है, ये ऑप्शन अपने आप में क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो लेकिन है क्या, ये ऑप्शन तब तक खतरनाक है जब तक कि आप इस ऑप्शन को नहीं समझ पाते हैं। एक से अधिक का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें दो क्राइटेरिया, अगर ये क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है, इट मींस कि आपका आंसर यही होगा। समझ में आ गई बात। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका दो आंसर अगर सिमिलर है, मिल रहा है, तो आपका आंसर हो गया, उसमें फिर इन हो गया उसका। इसी आंसर मतलब अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। फिर इसका जो पहला वाला जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, वही गड़बड़ करता है और उसी की वजह से स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, बाहर हो जाते हैं अक्सर। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को कि इसमें बिहार सरकार का स्पेशली जो प्लान है, जैसे सात निश्चय हो गया, इसमें कौन कौन से चीजें हैं वो आपको करेंगे। और स्पेशली जैसे मान लीजिए आप लोग जब एग्जाम देंगे उस टाइम पे, तो उस टाइम तक में और भी जो योजना जैसे चलाया जा रहा है, जो मान लीजिए, टाइम हो गया, एक सेकंड, हाँ हाँ बस खत्म कर देना है, टेंशन ना ले आप लोग। हाँ अच्छा जी, नहीं पर अब तो मिलेंगे ही, आप लोग से तो मुलाकात होगी, टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अब ये तो मैनेजमेंट वाले बताएंगे, मुझे नहीं पता है। सुन लीजिए पहले तो है क्या, देखिए जो प्लान, जो योजनाएं हैं, वो सब भी मैं आपको क्या करूंगी, बता दूंगी कि बिहार में कौन कौन सा प्लान है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। स्पेशली सुन लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि कौन कौन से प्लान, जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे मान लीजिए महिला उत्थान योजना, ये क्या है। जो साइकिल योजना है जिसके तहत महिलाओं को साइकिल दिया जा रहा है, वो क्या है। उसके अलावा जो जननी योजना है, जिसमें जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको किस प्रकार के जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ प्लान है जो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कि इसमें क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो ये सब क्या करना है आपको, तो यही मेनली आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और बिहार सरकार के प्लान, इतना भी अगर आप कर लेते हैं। ज्योग्राफी मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमिक सर्वे के साथ आपको क्या करेंगे, वो चीजें बता देंगे, टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कितना रहा। तो आपका पूरा बिहार जो है इससे क्या है, कंप्लीट। अब इसमें कुछ फिर बचा ही नहीं। समझ में आ गई बात। इसमें कहीं कोई डाउट है आप लोगों को समझने में कि बिहार को आप लोग करेंगे क्या। आज का टास्क क्या दिया मैंने आप लोग को, क्या करेंगे आप सर, मैप लगाएंगे जाकर के, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा, हाँ जी आप क्या करेंगे, जाके क्वेश्चन बैंक जाकर के तुरंत पीटी का ले लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ क्या क्या ये पूछ रहे हैं कि मैम बिहार के लिए बुक बता दीजिए कोई। तो वैसे तो लोग इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं बिहार स्पेशल के लिए, आप भी चाहे तो आप भी पढ़ लीजिए।
देखिए मतलब मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ठीक है, और भी एक दो बुक और है, आप चाहें तो देख सकते। प्रयोजन पब्लिकेशन की भी बिहार ठीक है, क्राउन में बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपको पढ़ना है तो उसकी जगह पे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था, इतना ज्यादा इतिहास में दे रखा है कि आप उलझ जाएंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, नो स्टेट आप चाहे तो प्रयोजन पब्लिकेशन का भी अच्छा है, प्रयोजन का दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पिंक कलर की आ रही है, लेकिन बहुत अच्छा डेटा उटा सब अच्छा है उसका, आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, जो बहुत पॉपुलर समटाइम उसमें इतना ज्यादा दे दिया है क्राउन में कि वो मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, इसलिए आप अगर देखना चाहे तो देख लीजिए, इम्तियाज अहमद भी देख लीजिए, ठीक है वो। बाकी अच्छा एक मिनट सुनिए, कुछ नहीं तो मैं हूं ना, ठीक है, इसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लास करिए, हरी किताब पढ़ेंगे तो फिर पढ़िएगा कैसे, क्या आज उसके बाद मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में।